आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना पार्ट 2, जिसमें हमने बॉडी के बारे में, उसकी जो इलनेस होती है, जो भी हमारी फिजिकल बॉडी में क्या क्या परेशानियां होती हैं और क्या क्या इमोशंस हम हमारी उन बीमारियों से जुड़े होते हैं। हमने कुछ कुछ जाना अपने जो पार्ट 1, जो 14 चैप्टर था, हमने उसका उसके जो पार्ट 1 में जाना। ये मैंने चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो लोग पहली बार अगर इसको सुन रहे हैं, तो मैंने फर्स्ट इसका जो पार्ट है चैप्टर का, वो पहले कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मैं उस चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने वाली हूँ आज और समझाने वाली हूँ। जिस किसी को भी मेरा लाइव सेशन ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक के द्वारा आप लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर किसी को भी मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइए वीडियो पर। और अगर आपको कोई और बुक पढ़नी है, तो वो भी कमेंट सेक्शन में डालिए, तो मैं आगे से ज़रूर कोशिश करूंगी उस बुक को लेने की। तो ये भी जो बुक है, वो मैंने अपने स्टूडेंट्स के द्वारा बताए जाने पर ही ये ली है। तो ऐसे ही मैं, जो मुझे सजेस्ट करता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि वो बुक लेने की। तो अभी हम लुइस हे की बुक पढ़ रहे हैं, यू कैन हील योर लाइफ, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल में और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने ये बताया है कि कैसे हम अपनी लाइफ को अपने थॉट्स के द्वारा चेंज कर सकते हैं। और स्पेशली जो इनकी बुक में जो स्पेशल पार्ट है, वो ये है कि कैसे हम अपनी बॉडी की जो भी परेशानियां हैं, जो भी हमें फिजिकल बॉडी में जो दिखाई देता है, जो जैसे कि कोई भी बीमारी हो गई, चाहे हमारे बैक से रिलेटेड है, चाहे हाथ से, चाहे पैर से, चाहे स्टमक से, चाहे हार्ट से, तो वो कैसे हमारे कोई ना कोई इमोशन से रिलेटेड है, जो कि हमें शायद कभी पता नहीं था, कि हमें ना बताया गया कि हमारे इमोशंस जो अंदर बैठ जाते हैं, जो बाहर नहीं निकल पाते। कई कई कारणों से ऐसा होता है कि हमने गुस्सा पी लिया, हमने दुख को पी लिया, तो हम अंदर लेते जाते हैं और उसको निकाल नहीं पाते, तो वो किसी ना किसी तरीके से फूटता है। कहते हैं ना, जैसे फोड़ा होता है, फोड़ा फूट रहा है, तो उस तरह से वो फोड़ा बड़ा होकर वो हमारे शरीर में से कहीं ना कहीं से निकलता है। हमारा गुस्सा निकलता है किसी रूप में, किसी रूप में हमारा दुख निकलता है, किसी रूप में हमारा जो हम चीज नहीं बोल पाते वो निकलता है। तो तरह तरह से हमारी ये परेशानियां, हमारे इमोशंस बाहर निकलते हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि जब भी आपकी कुछ चीज आपके अंदर आप सोच रहे हैं या आप नहीं कह पा रहे, तो उसे कहना सीखिए। जब तक आप कहेंगे नहीं, लोगों को बताएंगे नहीं, तो आप अपनी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। तो इस बुक के द्वारा उन्होंने हमें ये बताया है कि इन चीजों को अपने अंदर से निकालिए। इन्होंने बहुत सारी, आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो आगे चैप्टर है उसमें उसमें हम ये पढ़ेंगे कि कैसे उनके लिए उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट, हर बीमारी के लिए एक एक डिफरेंट इमोशन एफर्मेशन बताई है कि कैसे हम उसको ठीक करें। और लुइस हे को खुद कैंसर हुआ था, और कैसे उन्होंने कैंसर का अपनी पॉजिटिव थिंकिंग से और पॉजिटिव सोच से कैसे उन्होंने फोर्थ जो स्टेज कैंसर था उस पर विजय पाई। तो ये है हमारे मन की शक्ति, जो हमें अगर हमारे पास हो, तो हम कोई ना कोई भी बड़ी चुनौती से तो लड़ ही सकते हैं, पर कोई भी बड़ी बीमारी से भी लड़ सकते हैं। ये हमें लुइस हे ने बहुत अच्छी तरह से बताया है। तो आइए पढ़ते हैं हम चैप्टर का आगे का पार्ट। तो हमने जो पहले वाले चैप्टर में जो अभी तक पढ़ा था, उसमें काफी सारे परेशानियां, जो हमारी फिजिकल चैलेंज होते हैं, कई बैक से रिलेटेड, और हमारी और भी बॉडी पार्ट से हमने पढ़ा। लेकिन आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे। आज जो उन्होंने थोड़ा सा, हम लास्ट का जो मैं पार्ट है वो बताती हूँ उस चैप्टर से रिलेटेड, कि उन्होंने सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बताया था, कि सेक्सुअल ऑर्गन्स कैसे, जब हम उनके बारे में हम कुछ गलत सोचते हैं, या कुछ उनके बारे में हमें कुछ बिलीव्स ऐसे बने हुए हैं कि इनकी बात नहीं करनी चाहिए, इनके क्वेश्चंस नहीं पूछने चाहिए, तो वो किसी ना किसी तरह से, ये जो हमारा इमोशन भी है, ये हमारी कुछ ना कुछ सेक्सुअल ऑर्गन्स में हमारी कुछ ना कुछ तकलीफ लेकर आता है। और इसके द्वारा हर्पीज एक बीमारी होती है, जो कि आपकी जो पुराने सोच विचार चल रही है, पुराने जो बिलीफ्स हैं, जो संस्कार आपको दिए गए हैं बीमारी के बारे में, आपके जो जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में, तो ये हर्पीज भी उसी के कारण निकल के आती है, जो कि जगह जगह होती है। उन्होंने बोला है, दिस इज अ डिजीज दैट कम्स बैक अगेन एंड अगेन टू पनिश अस फॉर अ बिलीव दैट वी आर बैड। हमने कुछ ऐसा कुछ किया, कुछ गिल्ट है हमारे मन में, तो हमें ये बार बार ये हर्पीज बीमारी आती है, कि तुम इस गिल्ट को छुपाए रख रहे हो, तो ये एज अ पनिशमेंट हमारे लिए आती है। हर्पीज हैज अ टेंडेंसी टू फ्लेयर अप व्हेन वी आर इमोशनली अपसेट। और हर्पीज जो बीमारी है, आपने देखा होगा कभी किसी को अगर हुई हो, तो उसमें रैशेस टाइप से हो जाते हैं और बड़े 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 होने लगते हैं। तो वो बीमारी बढ़ जाती है जब हम इमोशनली अपसेट होते हैं।
है ना, दैट टेल्स अस अ लॉट राइट देयर, है ना। तो वो बोलते हैं कि अभी कुछ ऐसा नहीं है, कि अभी आप परेशान मत होइए, आप अपने इमोशंस पर काबू पाइए और आगे बढ़िए। अब आगे चलते हैं चैप्टर में, यहाँ तक हम थोड़ा पहले भी पढ़ चुके थे, अब उससे आगे चलते हैं। नाउ लेट अस Now let us take now let us take that same theory over into a gay community when they have all the same problem, everybody else, much of the society pointing their finger। अब वो उन्होंने गे सोसाइटी का लिया है जहां पर मेल और मेल का रिलेशन होता है। अभी तक हमें एक्सेप्टेंस थी, मेल फीमेल के रिलेशनशिप होते हैं, फीमेल मेल के होते हैं, लेकिन हम इस चीज को अभी हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि जहां फीमेल फीमेल का रिलेशन हो और मेल मेल का रिलेशन हो। तो उसको, उनके पेरेंट्स, अगर कोई बच्चे को पता चलता है कि मैं गे हूँ, मुझे मेल ही अच्छा लगता है, मुझे अपने लिए मेल पार्टनर ही चाहिए, तो पेरेंट्स सबसे पहले क्या होता है, पेरेंट्स ही एक्सेप्ट नहीं कर पाते अपने बच्चे को कि मेरा बच्चा ऐसा कैसे हो गया। और बच्चे को पेरेंट्स ही बोलने लगते हैं कि यू आर बैड, यू आर बैड, और उस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं होता। वो बच्चा अपना इमोशन अपने अंदर छिपाता है। कई बार तो मैंने ऐसा देखा कि बच्चे पेरेंट के प्रेशर में मैरिज भी कर लेते हैं, और फिर वो जो पार्टनर आता है उसके संग जस्टिफाई नहीं कर पाते, फिर वो पार्टनर से डिवोर्स हो जाता है, फिर बाद में पता चलता है। तो ये सब चीजें क्यों होता है? क्योंकि हमारी सोसाइटी का प्रेशर बहुत है, ओ ये गे है, ओ, मतलब ये एक बहुत ही खराब बात लगती है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान का नॉर्मल इमोशन है, किसी का भी कोई इमोशन हो सकता है। तो जो भी इस सोसाइटी में जो भी ये बुक पढ़ रहे हैं, तो किसी भी चीज को एक, कहते हैं ना, एक हौ में मत लीजिए। ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो हौ है, किसी के लिए कोई चीज अच्छी है तो किसी के लिए कोई चीज अच्छी है, उसका एक अपना पर्सनल इमोशन है, उसकी एक पर्सनल लाइकिंग है, डिसलाइकिंग है, ये किसी की भी कुछ भी हो सकती है। तो आप किसी को जस्ट किसी को ये कहने के लिए नहीं आए हैं हम इस दुनिया में कि ये गलत है या ये सही है। उसकी नजर में वो सही है तो दैट इज गुड गुड। तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि जब ये कम्युनिटी में पेरेंट ही नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो उसको ये लगता है कि ये क्या है। It is not surprising that gay men were among the first to experience the dread disease AIDS। और वो बोल रहे हैं जो गे कम्युनिटी में सबसे ज्यादा एड्स उन्होंने देखी है, कि काफी शोध हुआ कि इस कम्युनिटी में एड्स बहुत हो जाती है जो लोग गे होते हैं, क्योंकि वो इस चीज से डर रहे हैं, अपने इमोशंस को छिपा रहे हैं, और फिर ये कहीं ना कहीं से उनको ये बीमारी लग जाती है। हेट्रोसेक्सुअल सोसाइटी, मेनी women dread growing old because of the belief system we have created around the glory of youth. It is not so difficult for men, for they become distinguished with a bit of gray hair. The older men get often gets respect, and the people may even look up to him। अब वो बोल रहे हैं कि हमारी सोसाइटी ऐसी है कि जिसमें जो मेल अगर बूढ़ा होता है, उसके सफेद बाल दिखाई देते हैं, तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन फीमेल अगर बुढ़ी होती है तो उसको लगता है अरे ये बूढ़ी है। जैसे आपने हमारा ये बॉलीवुड इंडस्ट्री में जरूर देखा होगा कि जो हीरो है, मतलब जो हीरो हैं, आपके जो हीरो हैं 70 की ईयर्स में भी हीरो बन के आ रहे हैं, फिर 60 की ईयर्स में भी हीरो बन के आ रहे हैं। लेकिन जो फीमेल है अगर 50 की भी हो गई तो उसको माँ के रोल मिलने लगते हैं, उसको ऐसा समझ लिया जाता है कि नाउ शी इज गुड फॉर नथिंग। तो ये हमारी एक धारणा है। जैसे अगर हम भी अगर बड़े हो रहे हैं तो हमें ऐसा लगने लगता है जो फीमेल है कि मैं बूढ़ी हो रही हूँ, तो उसके अंदर भी बीमारियां जल्दी आने लगती हैं, क्योंकि उसको ऐसा लगने लगता है। तो सबसे पहले ये बिलीफ निकालिए कि कोई भी एज पर बुढ़ापा नहीं आता है, बुढ़ापा हमारी सोच से आता है। सिर्फ जो सोच है वो हमें बूढ़ा करती है। कभी भी अगर आप किसी 60 ईयर्स के पर्सन से मिलेंगे तो वो बूढ़ा नहीं है, वो अंदर से बूढ़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि उसको सोसाइटी बता रही है आप बूढ़े हो, उसके बच्चे बता रहे हैं बूढ़े हो, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि हाँ मैं बूढ़ा हूँ। और फिर वो जब वो अपना बिलीफ इस तरह का बन जाता है, मेरा दिमाग ये काम करने लगता है कि मैं बूढ़ा हूँ, तो मेरे जो ऑर्गन्स हैं वो भी बुढ़ापे की तरह से एक्ट करने लगते हैं। तो बेसिकली ये सब हमारा दिमाग का है। अगर हम सोचेंगे कि 80 साल पे भी मैं जवान हूँ, मैं सब काम कर सकता हूँ, तो वो कर सकता है। अभी जापान में लोग बार 100 से ऊपर भी जीते हैं, क्योंकि उनको ये बिलीफ ही नहीं दिया गया कि आप कम एज में कम एज है आपकी। तो ये हमारा सिर्फ बिलीफ है जिसमें हम ये लेकर आए कि हम बूढ़े हो गए हैं, 50 साल के हैं। तो वो बेसिकली उन्होंने बोला कि फीमेल्स में ये बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनको ऐसा बोल दिया जाता है अरे तुम बूढ़ी हो गई हो, बूढ़ी हो गई हो। और मेल को इतनी जल्दी नहीं माना जाता है। नॉट सो फॉर मोस्ट गे men, for they have created a culture that places tremendous emphasis on youth and beauty, while everyone is young to start with, only a few fit standard of beauty। और वो कहते हैं गे कम्युनिटी में तो बहुत ज्यादा है कि उनमें जो मेल है वो ये माना जाता है कि
जो यंग है वो ही अच्छा है ना, जो बूढ़ा हो गया वो गुड फॉर नथिंग है। तो जब वो बूढ़ा होने लगता है तो उसको बहुत परेशानी होने लगती है कि मुझे कोई लाइक नहीं करेगा, मुझे कोई मेल पार्टनर नहीं मिलेगा क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ। तो वो धीरे धीरे उनकी लाइफ कम होने लगती है और उनको ही एड्स बीमारी हो जाती है और उसके द्वारा फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये एक धारणा है जो कि हमें अपने अंदर से हटानी पड़ेगी, जो कि हमारा बिलीफ है कि बूढ़ा ही ऐसा होता है, उसको ही रिस्पेक्ट मिलेगा, यंग आदमी को ही रिस्पेक्ट मिलेगी, बूढ़े को नहीं मिलेगी। तो ये सब चीज हमें हटानी है और ये समझना है कि नहीं, ऐसा नहीं है। नॉट सो फॉर मोस्ट गे men, for they have created a culture that places tremendous emphasis on youth and beauty. While everyone is young to start with, only a few fit the standard of beauty. So much emphasis has been placed on the physical appearance of the body that feeling inside have been totally disregarded. If you are not young and beautiful, it is almost as though you are don't as you don't count, as person don't does not count, only the body counts. अब वो बोल रहे हैं कि गे सोसाइटी में बॉडी को इतनी एम्फेसिस दे दी है कि अगर आप यंग हो तभी आप काउंट करोगे, मतलब तभी आपकी वैल्यू है, अगर यंग नहीं हो तो नहीं है। तो ये उन्होंने एक अपना बिलीफ बना लिया जो कि गलत बनाया है। दिस वे ऑफ थिंकिंग इज डिसग्रेस टू द होल कल्चर। इट्स अनदर वे ऑफ सेइंग ये इज नॉट गुड इनफ। और फिर वो अपने को ही, मतलब ये सोसाइटी अपने को ही थोड़ा सा इंफीरियर मानती है कि हमारे अंदर ये थॉट है कि मैं मेल को ही लाइक करता हूँ या फीमेल को ही लाइक करता हूँ, तो ये मेरे अंदर भी कहीं कमी है और मैं कहीं ना कहीं अच्छा नहीं हूँ। बिकॉज ऑफ द वे गे पीपल ऑफन ट्रीट अदर गेज, फॉर मेनी गे men the experience of getting old is something to dread। और फिर जब हम ब्यूटी स्टैंडर्ड गे लोगों ने बनाया कि कि बूढ़ा हो जाएगा तो गे आदमी अच्छा नहीं लगेगा, तो एक दूसरे को भी वो इसी नजर से देखते हैं जो गे कम्युनिटी है कि ये बूढ़ा है तो ये अच्छा नहीं है, ये यंग है तो अच्छा है। इट इज ऑलमोस्ट बेटर टू डाई टू गेट ओल्ड। और एक दूसरे से यही कहते हैं कि अरे या तुम बूढ़े हो गए हो, तुम किसी काम के नहीं हो, तो इसका मतलब है तुम मर जाओ। तो इसलिए उनको ये वाली जो बीमारी है, एड्स है, वो बहुत जल्दी कैच करती है क्योंकि उनके बिलीफ ऐसा आ जाता है कि वो बूढ़ा हो गया है आदमी तो वो बेकार का आदमी है। Too often, gay men feel that when they get older, they will be useless and unwanted. It is almost better to destroy themselves first. And many have created a destructive lifestyle। और जब उनको ये पता है कि भाई मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो बेकार हो जाऊंगा, तो वो बहुत से लोग एडिक्शन में पड़ जाते हैं, बहुत से लोग गलत सलत काम करने लगते हैं और अपनी डिस्ट्रक्टिव लाइफस्टाइल बनाने लगते हैं जिससे कि मैं जल्दी ही खत्म हो जाऊं। और फिर उनको ये मॉन्स्टर्स डिजीज एड्स जो होती है वो कैच कर लेती है। These sorts of attitude and behavior pattern can only create guilt on a deep level. No matter how much we make camping, which can be such fun, can be extremely destructive both to giver and recipient. It is another way of avoiding closeness and intimacy। और फिर वो धीरे धीरे इस एड्स में बहुत सारे लोगों से मिलने लगते हैं, बहुत सारे पार्टनर्स बनाने लगते हैं और फिर वो एड्स उनको कहीं ना कहीं पकड़ लेती है। इन नो वे एम आई ट्राइंग टू क्रिएट गिल्ट फॉर एनीवन। अब वो बोल रही है, लुइस से ये कह रही है कि मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि आप कहीं से गिल्ट मानो कि भाई मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा लाइफस्टाइल क्यों अपनाया, पर however we need to look at the things that need to be changed in order for the। अब वो बोल रही है कि ये जो आपका बिलीफ है, जो गे कम्युनिटी का बिलीफ है कि जो ओल्डर आदमी है वो कोई काम के लिए, तो उन्हें ये चेंज करना पड़ेगा। और आप लोग चेंज करिए और विद बहुत अच्छी तरह से इसको इसमें बात करिए, इसकी अवेयरनेस बढ़ाइए और इसको चेंज करिए। 50 years ago ऑलमोस्ट ऑल गे men वर closeted एंड नाउ दे हैव बिकम एबल। अब वो पहले पहले तो बिल्कुल ही एक्सेप्टेंस नहीं थी गे लोगों की। अब धीरे धीरे सोसाइटी में 50 साल के बाद, 50 साल पहले तो भाई क्लोज डोर में रहते थे, पता ही नहीं चलता था कि कोई मैन गे भी होते हैं। अभी धीरे धीरे पता चल रहा है, ओपननेस आ रही है, तो और भी इन चीजों से आएगी, और भी चीजों पे बात चलेगी। आई फील इट इज अनफॉर्चुनेट दैट मच ऑफ what they have created gives so much pain to the gay brothers while it is often deplorable the way। और वो बोल रही कि आप लोगों ने अपने आप ही ये नियम बनाए हैं, तो इस नियम को आप अपने आप ही हटाइए और लोगों को भी इससे, सब लोगों को इससे बहुत ही, क्योंकि हर कोई इंसान बड़ा होगा और हर कोई इंसान में ओल्डरनेस वाली फीलिंग आएगी, तो आप इस चीजों को खुद ही मिलके सुलझाइए। Men traditionally have always have had more sexual partner than women। और वो बोल रही है वैसे तो ये अच्छा ही है क्योंकि जो मेल है वो ही मोर मोर इंक्लाइंड होता है सेक्स की तरफ, तो इसलिए अगर वो मेल ही मेल का सेक्स अगर पार्टनर बनेंगे तो उनको ज्यादा इंजॉयमेंट होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कुछ खराब चीज है। The bathhouses fulfill a wonderful need unless we are using a sexuality for wrong reasons। Some men having lot of partners to satisfy their deep need for self-esteem
अब वो बोलते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो ये मानते हैं कि जो हम जो सेक्स करते हैं वो बहुत अच्छा होता है और बहुत सारे पार्टनर चाहिए और ये सब चीज़ें, तो आप अगर सोसाइटी को दिखाने के लिए बता रहे हैं कि आप बोस्ट करना चाहते हैं, तो ये गलत है। अगर आपको वैसे ही बहुत सारे पार्टनर्स रखने हैं तो कोई बात नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपको बोस्टिंग करनी है कि ये मेरे मैं तो इस जगह भी जाता हूँ, मैं मेरे इतने सारे पार्टनर्स हैं और ये वो है, तो वो सब चीज़ सही नहीं है उनकी नज़र में। आप कुछ भी करिए, लेकिन उसके लिए किसी को परेशान मत करिए, किसी का यूज़ मत करिए, सिर्फ़ इस नीड से कर रहे हैं कि नहीं मेरे को बस दिखाना है लोगों के लिए, इसलिए बहुत सारे पार्टनर्स रख रहे हैं, तो वो भी गलत है। आप उस चीज़ के लिए अगर तैयार हैं, आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, अगर आपको सिर्फ़ बोस्ट करना है तो वो गलत। This is a time for healing, for making whole, not for condemnation. We must rise out of the limitation of past. We are all divine, magnificent expression of life. Let's claim that now. अब वो कह रहे हैं कि हम लोग डिवाइन से निकले हैं, हमारे पास एक हायर इंटेलिजेंस भी है, हमारे पास सब चीज़ें हैं, तो हमें अपने आप को हील करने के लिए ये टाइम देना चाहिए, अपनी हीलिंग करनी चाहिए और अब हम उसको हील करेंगे ही। तो अब आते हैं वो ये टॉपिक खत्म हुआ, अब कोलोन पर आते हैं। द कोलोन रिप्रेजेंट आवर एबिलिटी टू लेट गो, टू रिलीज दैट which we no longer need. The body being in the perfect rhythm and flow of life need a balance of intake, assimilation and elimination. It is only our fear that blocks the releasing of the old. अब जो हमारा कोलोन है, जहाँ से जहाँ वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि लेट गो करना। अभी हम उसमें हम जात निकाल डालते हैं और निकालते हैं। अगर हम लेट गो नहीं करेंगे तो वहां पर क्या होगा, कुछ ना कुछ पड़ा रह जाएगा, है ना, कुछ ना कुछ पड़ा रह जाएगा। हमने खाना खाया, हम खाना खाते हैं और उसको निकालते हैं, है ना, वो हमारा एक्सक्रीटरी ऑर्गन निकालता है, बीच में हमारा कोलोन होता है। अगर हमने वो कुछ भी इमोशन को अंदर लिया और उसे निकाला नहीं, मान लीजिए मैं बहुत गुस्सा हूँ किसी से, किसी ने मुझे धोखा दिया और वो मैं उसको निकालती नहीं, उस गुस्से को अंदर ही अंदर भरती रहती हूँ, तो क्या होगा, वो कहीं ना कहीं ब्लॉक होगा वो इमोशन, और वो इमोशन से मेरे कोलोन पर कहीं ना कहीं फर्क आएगा, कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट आएगा और उससे क्या होगा वो आगे जानते हैं। इवन इफ कॉन्स्टिपेटेड पीपल आर नॉट एक्चुअली स्टिंजी, दे यूजली डू नॉट ट्रस्ट दैट दे विल एवर बी इनफ। अब वो बोल रहे हैं कि जो ये है जो कॉन्स्टिपेशन होता है जिन लोगों को बार बार जाते हैं वॉशरूम जाते हैं और फिर भी उनको पॉटी नहीं होती है, तो उनका क्या है कि उनको ऐसा लगता है कि दे आर पीपल आर नॉट एक्चुअली स्टिंजी, दे यूजली डू नॉट ट्रस्ट दैट दे विल एवर बी इनफ। उनको क्या लगता है कि वो उनके पास पैसा है लेकिन उनको लगता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, तो इसलिए उनको कॉन्स्टिपेशन, उनका ये इमोशन उनको कॉन्स्टिपेशन ले आता है। दे होल्ड ऑन टू अ ओल्ड रिलेशनशिप दैट हैव गिव देम पेन, या फिर उनके पास ऐसी कोई रिलेशनशिप होती है जो कि उनको पेन दे रही है या उनको बहुत पेनफुल लग रहा है। दे आर अफ्रेड टू थ्रो आउट क्लोथ्स that have been in their closet for years because they might need them someday। और ऐसे भी लोग होते हैं, अब लेट गो बता रहे हैं कि देखिए, या तो वो बहुत पैसा वो करके रखते हैं, पकड़ के रखते हैं, या फिर कोई ओल्ड इमोशन उन्होंने पेन का पकड़ के रखा हुआ है, या उनके कपड़े हैं जो कि हर चीज को वो लेट गो नहीं कर रहे हैं अपनी लाइफ से। कपड़े हैं जो कि वार्डरोब में रखे हैं फालतू के, उसको हटाते नहीं है। दे स्टे इन स्टिफलिंग जॉब एंड नॉट नेवर गिव नेवर गिव देमसेल्फ प्लेजर बिकॉज दे मस्ट सेव फॉर द रेनी डेज। अब वो क्या कर रहे हैं कि कोई ऐसा जॉब है, वो जॉब करते रहते हैं, भले ही उसमें परेशान है कि भाई ठीक है हमसे उससे पैसे तो मिल ही रहे हैं लेकिन खुशी नहीं मिल रही है, उस पर ध्यान नहीं देते, तो कहीं ना कहीं ये इमोशन हमारे अंदर कलेक्ट हो रहे हैं हमारी बॉडी में। वी डू नॉट रमेज इन द लास्ट नाइट गार्बेज टू फाइंड। अब वो बोल रहे हैं कि कभी आप ऐसा करते हैं कि जब आप खाना बनाते हैं तो कोई जो हमने चीजें डस्टबिन में फेंकी हैं उसको निकाल के आप कभी खाना बनाते हैं, नहीं बनाते हैं ना, तो फिर आप जो इमोशन अंदर है, जो चीजें आपने अंदर पकड़ रखी हैं, उसे क्यों नहीं बाहर फेंक रहे हैं, अपने मेंटल जो स्ट्रेस ले रहे हैं, मेंटल में जो हमारे फॉरगिवनेस है, किसी को आप माफ क्यों नहीं कर पा रहे, अंदर क्यों पड़ा हुआ है वो इमोशन, आपके अंदर कोई क्यों दुख इतना पड़ा हुआ है किसी चीज को लेकर, आपके अंदर क्यों कोई गिल्ट, मतलब किसी चीज का ऐसा है कि मैं किसी को किसी चीज से शर्मसार हूं, तो वो क्यों अंदर पड़ा हुआ है, क्यों आप उसको बाहर नहीं निकाल रहे। जब आप कोई चीज पुरानी यूज नहीं करते तो उसको बार बार क्यों सोच रहे हैं, उस मेमोरी को क्यों बार बार सोच रहे हैं। तो वो जब निकालेंगे तब आपको बहुत रिलीफ मिलेगा, उससे आप हटाएंगे। जब कहते हैं ना, मैंने कई बार कराया कि फॉरगिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अपने अंदर के इमोशंस निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुश रहना बहुत जरूरी है। जब आप खुश रहते हैं आपकी पूरी बॉडी का
मेंटल लेवल तो पीस में होता है, लेकिन आपके इंटरनल ऑर्गन भी पीस में आ जाते हैं कि हाँ ये इंसान अब खुश है, तो इसकी मैं अब खुशी से सारा ब्लड भी अच्छी तरह से फ्लो होता है, सारे ऑर्गन्स भी खुश हो जाते हैं कि हाँ ये इंसान खुश है, अब इसको खुश कर दो। तो ये हमारे बहुत सारे कारण है जो हम अपने इमोशंस को अंदर रखते हैं। उन्होंने सिंपल बताया कि एक कॉन्स्टिपेशन का भी कितने सारे इमोशंस हैं जो कि काम कर रहे हैं हमारे ऊपर और हमारे को कॉन्स्टिपेशन दे रहे हैं। अब हमारे लेग्स लेग्स क्या करते हैं, आपको सबको पता है कि लेग्स हमें चलाकर ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो हमें क्या करते हैं, हमारी को लाइफ में आगे बढ़ाते हैं। लेग्स प्रॉब्लम, अगर आपको लेग लेग में कहीं प्रॉब्लम है, अगर आपको दर्द होता है पैरों में बहुत ज्यादा, कई लोगों को पेन होता है, तो उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि आपको आगे बढ़ने में डर लगता है। यू आर indicate a fear of moving forward or a reluctance to move forward in a certain direction। तो आपको या तो डर लगता है या आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो किसी चीज को लेकर। वी रन विद आवर लेग्स, वी ड्रैग आवर लेग्स, वी पुसी फुट, वी आर नॉक नी pigeon toed, and we have big fat angry thighs filled with childhood resentment। अब वो बोल रहे हैं कि हमारे पास ऐसे जो दर्द है वो क्यों होता है कि हमें चाइल्डहुड से या तो कोई रिजेंटमेंट मिला है, किसी बात को लेकर हमें गुस्सा है, किसी बात को लेकर हमें परेशानी है, हम आगे नहीं बढ़ पाते, तो इसलिए पैरों में दर्द होने लगता है। नॉट वॉन्टिंग टू डू थिंग्स विच ऑफन प्रोड्यूस माइनर लेग प्रॉब्लम्स। और कई चीजें ऐसी होती हैं जो हम ना चाह के कर रहे होते हैं लाइफ में। ऐसी कई चीजें होती हैं कि कोई रिलेशनशिप है हम कैरी कर रहे हैं, हमें नहीं कैरी करना है, कोई जॉब है वो हम कैरी कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है नहीं करना है, तो भी हमें दर्द होने लगता है पैरों में। ये इंडिकेशन है कि हम फिर कोई इमोशन उस पर काम कर रहा है हमारे पैरों पर। नॉट वॉन्टिंग टू डू थिंग्स विद ऑफन प्रोड्यूस माइनर वेरिकोज वेन। वेरिकोज वेन आपको लोगों को पता ही होगा, एक परेशानी होती है उसमें। जो आपके पैर होते हैं उसमें वेन्स दिखाई देने लगती है, उनका गुच्छा बन जाता है और वो दिखाई देने लगता है। तो वो कब होता है, जब आप बहुत देर तक किसी जॉब में खड़े हुए हो, कोई भी ऐसा काम कर रहे हो, जॉब जॉब हो या कोई घर में भी ऐसा काम कर रहे हो जिसमें आपको खड़ा हो रहे हैं, वहां जहाँ आप खड़े हो रहे हैं और लेकिन आपको पसंद नहीं है उस जगह खड़े होना, वो काम करना, तो आपको क्या बनता है, वेरिकोज वेन बन जाती है। द वेन लूज द एबिलिटी टू कैरी जॉय, क्योंकि उस वेन में खुशी नहीं है, खुशी कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। वो कह रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, हम परेशान है, ठीक है हम कर ले रहे हैं, तो वो क्या बनती है, वेन्स का एक ऐसा गुच्छा सा बन जाता है, ऐसे जो दिखने लगता है बाहर पैरों में दिखने लगता है, और वो स्ट्रेन सा दिखने लगता है। कई लोगों के आपके पैरों में कई लोगों को आपने देखा होगा, कई लोगों के पैरों में दिखता है। आर यू गोइंग इन द डायरेक्शन यू वांट टू। अब वो हमसे पूछ रही है, आपसे मैं पूछ रही हूँ कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो क्या? आपको लगता है कि कोई आपको रोक रहा है या कोई परेशानी है आपकी लाइफ में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, या आप आगे नहीं बढ़ना चाहते हो, तो ऐसा है क्या आपकी लाइफ में? अब नीज पर आते हैं, वो हमारे घुटने। नीज लाइक द नेक हैव टू डू विथ फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे उन्होंने बोला था नेक हम इधर उधर मोड़ सकते हैं, ऐसे ही हमारी नी भी हम मोड़ सकते हैं। नी की वजह से ही हम नीचे नील डाउन करते हैं, आलती पालती मारकर बैठते हैं, तो ये सब हम नीज की वजह से ही करते हैं, अपने घुटने की वजह से। तो वो भी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है कि हम कितने लचीले हैं अपनी लाइफ में, है ना। अगर हम नी में दर्द है, आपको किसी भी नी में दर्द है, तो वो आपका क्या दिखा रहा है, आपकी ईगो, है ना, आपका स्वाभिमान, आपका अहंकार, ये सब चीजें दिखाता है, या आप नहीं चेंज हो रहे हो वो दिखाता है। तो यानी कि अगर आपको कहीं भी नी में प्रॉब्लम है, तो आप अपने को चेक करिए कि किसी बात को लेकर आप में ईगो आ रहा है, किसी बात में लेकर आप जिद्दी हो रहे हो, किसी बात में लेकर आपको अहंकार आ रहा है, तो ये आपको चेक करना है। जहां आपको ऐसा लग रहा है कि अगर मैं बेंड होऊंगा, जैसे मान लीजिए आपकी किसी से बहुत दिनों तक लड़ाई चल रही है, बहुत दिनों तक लड़ाई चल रही है, और आपका एक ये आपको ये लग रहा है कि मैं यहाँ झुकूंगी ही नहीं, मुझे यहाँ झुकना ही नहीं है, मैं यहाँ नहीं झुकूंगा, तो आपको क्या है, झुकने में परेशानी है, आपको बेंडिंग में परेशानी है। तो जहां आपको इमोशन में झुकने में परेशानी है, तो आपके नी में भी वो इफेक्ट करेगी, वो नी में आपको कहीं ना कहीं दर्द दे देगी। तो जब भी आपको नी में प्रॉब्लम हो, तो आप देखिए कहीं आपको बेंडिंग में प्रॉब्लम है, कहीं आपको ऐसा लगता है कि मैं सही हूँ, वो सामने वाला गलत है, इस तरह से आपको फीलिंग आती है क्या? दिस स्टिफन्स द जॉइंट्स, क्योंकि जब आप में कहीं ना कहीं ईगो, प्राइड या स्टबननेस होती है, तो वो आपके जॉइंट्स को स्टिफ कर देती है, नी के जॉइंट को। वी वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड बट वी डू नॉट वॉन्ट टू चेंज आर वेज। हम चाहते तो हैं आगे बढ़ना, लेकिन हम अपने तरीके नहीं बदलते हैं। तो हम जब तरीके नहीं बदलते हैं, तो हमारे नी में स्टिफनेस आ जाती है। दिस इज वाई नी टेक्स सो लॉन्ग टू हील, आर ईगो इज इन्वॉल्व। इसलिए नी में बहुत टाइम लगता है सही होने में, क्योंकि यहाँ हमारी ईगो, क्योंकि हमारा जो अहंकार है वहां ठेस, हमें लगता है ना, कई बार ऐसा भी लगता है कि
हर बार मैं ही झुकी हूँ, हर बार मैं ही झुका हूँ, अब लास्ट टाइम है मैं नहीं झुकूंगा, और आप प्रोलॉन्ग कर रहे हो, नहीं मेरे को झुकना ही नहीं है, झुकना ही नहीं है। वो नी में, अगर आपके नी में दर्द आ रहा है तो आप झुक जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में वो एलिमेंट आ रहा है। तो इससे अच्छा आप थोड़ा झुक जाइए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिए, आगे लाइफ आपके नी का पेन ठीक होने लगेगा। इसलिए वो बोल रहे हैं कि नी को ज्यादा टाइम लगता है हील करने में, क्योंकि आप झुकना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हर कोई अपने कहते हैं ना, अपने अहंकार या अपनी कुछ ऐसा सोचता है कि मेरे लिए यही सही है, मैं नहीं झुकूंगा, तो इसलिए दर्द भी धीरे धीरे ही जाता है। वो ईगो को जब हम पता चल जाता है कि हमें नहीं, हम झुक सकते हैं या हम अपनी ईगो को डाउन कर सकते हैं, तब वो नी का पेन भी धीरे धीरे ठीक होने लगता है। इसलिए जो लोग नहीं समझ पाते तो उनका नी का दर्द बना ही रहता है, क्योंकि हमें उसमें लगता है कि हम ही सही और गलत है। The next time you have a knee problem, ask yourself where you are being self-righteous, where you are refusing to bend. और अगर आपको, वो बोल रही हैं लुइस से, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके नी में प्रॉब्लम है और वो सही नहीं हो रही है, तो आप देखिए कहाँ पर आप बेंड नहीं हो रहे हो, कहाँ आपको लग रहा है कि मैं ही सही हूँ, मैं क्यों बेंड हूँ, मुझे प्रूव करना है कि मैं ही सही हूँ, तो आप ये देखिए। और वो ये बोलती है कि आप इस जिद्दी पने को छोड़िए और लेट गो करिए, क्योंकि आपके नी में प्रॉब्लम है, उसको समझिए। लाइफ इज अ फ्लो, लाइफ इज अ मूवमेंट, एंड टू बी कंफर्टेबल वी मस्ट बी फ्लेक्सिबल एंड मूव विद। अब वो बोल रही है लाइफ तो एक फ्लो है, जाने दीजिए, बहने दीजिए, गो विद द फ्लो, मत मत स्टबन होइए, कुछ और चीज कर लीजिए। अभी आपको लगेगा कि ये कैसे बोल रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं स्टबन क्यों नहीं हूँ, मैंने हर बार सुना है। आप इधर झुक जाइए, इस जगह झुक जाइए, और जगह इस तरह से अपने को मोल्ड करिए, इस तरह से बनाइए कि आगे आपको कभी कोई झुकाने का कोशिश ही नहीं करे, आपका तरीका ही इस तरह से हो जाए कि आपकी ही हर बात मानी जाए। तो ये अपने का तरीका बदलिए, और अपनी बॉडी में कोई भी बीमारी को आने मत दीजिए, कोई भी इमोशन के कारण। अब वो बोल रही है कि जो विलो ट्री है, अ विलो ट्री बेंड्स एंड स्वेज एंड फ्लोज विद द विंड एंड इज ऑलवेज ग्रेसफुल एट ईज विद लाइफ। और वो बोल रही है कि जो विलो ट्री है वो हमेशा ऐसे से झूमता है, झुक जाता है। जो बड़े बड़े ट्री है, कहते हैं ना, अगर जो सीधा खड़ा रहेगा तो उसको बहुत तेजी से काटा जा सकता है, वो बहुत एक हवा में गिर जाता है। जो झुक जाता है उसे कोई झुका नहीं सकता, उसे कोई गिरा नहीं सकता। तो वही है कि वो ग्रेस है, इसलिए आप इजी लीजिए लाइफ को और थोड़ा झुकना सीखिए। आवर फीट हैव टू डू विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ एंड लाइफ, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अब हमारे जो पैर हैं, जो फीट हैं, पंजे हैं, जो पैरों के पंजे हैं, वो क्या होते हैं, वो हमारे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, हमारी जो लाइफ, प्रेजेंट की, पास्ट की और फ्यूचर। मेनी ओल्ड पीपल हैव डिफिकल्ट टाइम वॉकिंग। अब वो बोलते कहते हैं कि कई लोगों को, जो बूढ़े लोग हैं, उनको काफी परेशानी होती है चलने में, ओल्ड लोगों को। तो देयर अंडरस्टैंडिंग हैज बीन रैप्ड एंड दे ऑफन फील दैट देयर इज नो प्लेस टू गो। अब वो, क्योंकि उनको क्यों होती है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं यहीं पर रुक गया हूँ, मेरी लाइफ रुक गई है, अब मेरे पास कुछ काम करने के लिए नहीं है, और अब मैं कैसे आगे जाऊं, ये करूं। तो उनके पैर अपने आप ऑटोमेटिकली, जो ये फीलिंग के साथ पैर भी दर्द करने लगते हैं। अब जो बच्चे हैं, आपने देखा हुआ होगा कि वो कैसे मूव करते हैं, गिर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, फिर भी उठ रहे हैं और डांस करते रहते हैं। लेकिन बड़े लोग डरते हैं, आगे बढ़ने से डरते हैं, तो उनको क्या होता है, अपने आप पैरों में दर्द होने लगता है, क्योंकि उनके दिमाग में इमोशन आ गया कि भाई मैं आगे नहीं चल पाता हूँ। तो इसलिए ये सोचिए ही मत, जो लोग बड़े, जब आप एज हो रही है तो आप ये सोचिए ही मत मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, मैं ऊपर नहीं चढ़ पाऊंगा, मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगा। ये सब आप जैसे जैसे ये सोचने लगते हैं, वो बिलीफ बन जाता है, और बिलीफ फिर वो आपकी बॉडी में दिखाई देने लगता है। आप आगे नहीं बढ़ पाते हैं, आप नीचे नहीं बैठ पाते, आप ऊपर नहीं चढ़ पाते, ये सब हमारी बॉडी में अपने आप ऑटोमेटिकली होने लगता है। अब स्किन के बारे में बता रहे हैं कि जो स्किन है वो हमारी इंडिविजुअलिटी है, हमारे को, हर को अपनी अपनी स्किन मिली है, अपना अपना स्किन टोन मिला है, अपनी अपनी स्किन की अलग स्पेशलिटी मिली है। तो जो अगर स्किन प्रॉब्लम है, अगर हमारी जो स्किन प्रॉब्लम कब होती है, जब मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी इंडिविजुअलिटी है, मतलब मुझे एक अलग तरह से नहीं ट्रीट किया जा रहा है, मुझे ऐसे ही लोगों की तरह से ही देखा जा रहा है, आम लोगों की तरह से लिया देखा जा रहा है, और मेरी जब इंडिविजुअलिटी, कहीं मुझे लगता है कि मेरी इंडिविजुअलिटी पे कहीं खतरा है, तब मुझे ऐसा लगता, मुझे स्किन डिजीज जल्दी आती है। वी फील दैट अदर्स हैव पावर ओवर अस। जब मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई मुझे दबाने की कोशिश कर रहा है ना, मेरे ऊपर हर कोई हावी हो रहा है, तो वी आर थिन स्किन्ड, थिंग्स टेंड्स टू गेट अंडर आवर स्किन, वी फील स्किन्ड अलाइव, आवर नर्व्स आर राइट अंडर आवर स्किन। और क्योंकि हमारी स्किन के अंदर नीचे ही सारी नर्व्स हैं, और जब हमें कोई ऐसा लगता है कि कोई हमें दबा रहा है, हमारी बातें नहीं समझ रहा है, हमेशा हमारे ऊपर अपना प्रभुत्व दिखाता है,
तो हमें स्किन प्रॉब्लम्स, हमारी स्किन इरप्ट होने लगती है और स्किन में डिजीज होने लगती है। वन ऑफ द क्विकेस्ट वे टू हील स्किन प्रॉब्लम इज टू नर्चर योर सेल्फ बाय सेइंग इन योर माइंड आई अप्रूव माई सेल्फ। और जब भी आपको कभी ऐसा लगे कि स्किन में कोई आपके परेशानी है या डिजीज है, तो आप अपने को बोलिए कि मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ या स्वीकार करता हूँ, और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरे ऊपर कोई भी अपना अ, मुझे कोई दबा नहीं सकता, और मैं एक अपना यूनिक इंसान हूँ। और कई बार बोलिए, कई बार बोलिए, इसको 100 टाइम्स बोलिए, जिससे कि आपको वो पावर मिले कि आपकी स्किन ठीक हो जाए। अब वो बोल रही है कि एक्सीडेंट क्यों होते हैं कई लोगों को अचानक से, कई मैंने देखा है कई लोग चलते चलते ठुक जाते हैं, चल रहे हैं, कभी कहीं उनकी छोटी फिंगर, जो पैर की छोटी फिंगर अटक जाती है, या कई लुढ़क जाते हैं। कई मैंने बच्चों को भी देखा है, मतलब छोटे बच्चों को नहीं, बड़े लोगों को, मतलब 17 to 18, चलते चलते कहीं टकरा गए, गिर गए। तो ये क्यों होते हैं? या किसी के मेजर एक्सीडेंट्स भी होते हैं, तो वो क्यों होते हैं? कई लोगों की लाइफ में आपने देखा होगा ज्यादा होते हैं। तो एक्सीडेंट आर नो एक्सीडेंट, लाइक एवरीथिंग एल्स इन लाइफ वी क्रिएट देम। अब वो बोल रहे हैं कि एक्सीडेंट अचानक से नहीं होते, ये भी हमारे ही द्वारा क्रिएट किया गया होता है। It's not that we necessarily say I want to have an accident, but we do have the mental thought pattern that can attract an accident to us। ये आप समझिए कि क्या होता है कि ये हम नहीं कह रहे हैं कि मेरे लाइफ में एक्सीडेंट आए, पर हमारा जो ऐसा थॉट पैटर्न, हमारा जो मेंटल स्टेटस ऐसा बन गया होता है कि हमारी तरफ जो एक्सीडेंट है अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, है ना? क्यों होते हैं? सम पीपल सीम्स टू बी एक्सीडेंट प्रोन एंड अदर्स फॉर गो फॉर अ लाइफ टाइम विदाउट। और कई बार ऐसा आपने देखा होगा, कई की लाइफ में बहुत एक्सीडेंट्स आते हैं और कई की लाइफ में कुछ होता ही नहीं है एक्सीडेंट जैसा कुछ भी। तो वो ये कह रही है कि ये भी हमारा ही बुलाया हुआ पैटर्न है, ये भी हमारे दिमाग से ही उपजा हुआ है। तो एक्सीडेंट क्या होते हैं? ये हमारे एक्सप्रेशन ऑफ एंगर है, जो हमारे अंदर का गुस्सा है वो एक्सीडेंट बुलाता है। दे इंडिकेट बिल्ड अप फ्रस्ट्रेशन रिजल्टिंग फ्रॉम नॉट फीलिंग द फ्रीडम टू स्पीक अप फॉर वन सेल्फ। क्यों होते हैं एक्सीडेंट? जब हमें ये ऐसा लगता है कि हम अपने लिए बोल नहीं पा रहे हैं। कई लोग होते हैं जो कि अपनी बातों को अंदर ही अंदर दबाते रहते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उन्हें बोलने का मन तो कर रहा है लेकिन नहीं बोल पाते, कहते हैं अरे क्या बोलना, ये आदमी नहीं समझेगा, या बोलने से मेरी जो इमेज है वो खराब हो जाएगी। कई लोग ये भी सोचते हैं कि मेरी जो इतनी अच्छी इमेज बनी हुई है, अंदर अंदर रखते हैं उस गुस्से को। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं, हम गुस्से को निकाल नहीं पाते, और जब हम गुस्से को निकाल नहीं पाते हैं तो हम एक्सीडेंट को अट्रैक्ट करने लगते हैं अपनी तरफ। एक्सीडेंट ऑल्सो इंडिकेट रिबेलियन अगेंस्ट अथॉरिटी। और कई लोग ऐसे होते हैं जो कि कोई भी, मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी है, जैसे मान लीजिए मेरे ऊपर कोई अथॉरिटी है, ऐसे कई बच्चे होते हैं उनके पे ऊपर पेरेंट्स अथॉरिटी है, तो वो उसको बिल्कुल नहीं स्वीकार कर रहे हैं। या कोई मेरा बॉस है जो कि बहुत ही अथॉरिटेटिव मेरे ऊपर एक्ट करता है, तो मुझे उसको स्वीकार नहीं है। या कोई भी रिलेशनशिप में भी कभी अथॉरिटी होती है, वो स्वीकार नहीं होती, तब भी एक्सीडेंट हम अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। वी गेट सो मैड, वी वांट टू हिट पीपल एंड इंस्टेंट वी गेट हिट। और वो बोलते हैं कि जब हमें अंदर से इतना गुस्सा आ रहा होता है कि काश मैं इस आदमी को मार सकता, इसको मैं परेशान कर सकता, तो क्या होता है, मैं करना तो दूसरे को चाह रहा हूँ लेकिन हम खुद ही हिट हो जाते हैं, हमें खुद ही एक्सीडेंट मिल जाते हैं। तो आप सोचिए कि कितना खराब है। आपको कभी भी बोलने का मन है, किसी को भी अंदर से गुस्सा आ रहा है, आप एक कायदे से, एक प्रॉपर तरीके से उसे बोलिए, अपने इमोशन को बाहर निकालिए। जितना आप अपने अंदर इमोशंस को रखेंगे, आजकल बच्चों को मैंने देखा है, छोटे छोटे बच्चे हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, उनके पेरेंट्स उनको अगर किसी चीज के लिए उनको बोल रहे हैं, वो अंदर ही अंदर लेते रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं एक्सप्रेस करूंगा पेरेंट नहीं समझ पाएंगे। लेकिन आप प्लीज, मैं जो भी ये यहाँ पर व्यूअर्स हैं, मैं पेरेंट से भी बोलूंगी कि अपने बच्चों को ना इतना सप्रेस करें, इतना ना बर्डन डालें। और बच्चों को भी मैं बोलूंगी, आप बोलिए, आप बोलना सीखिए। एक बार ठीक है, कोई बात नहीं है, पेरेंट को बुरा लगेगा, एक बार आपको थप्पड़ भी पड़ जाएगा, लेकिन अपने इमोशन को बाहर निकालना सीखिए। ये बचपन से हमें स्कूल से ही, आजकल स्कूल्स में भी, कई स्कूल्स में ये लिया है कि बच्चे को बताते हैं कि तरह तरह के इमोशंस बता रहे हैं, बच्चे को निकालना बता रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग टुडे। तो ये हमें हमें भी अपने जो बच्चे हैं या अपने आसपास के जो लोग हैं उनसे जरूर पूछना चाहिए कि आप आज दुखी हैं तो क्यों दुखी हैं, जिससे वो अपना इमोशन आप निकाले, वो बाहर, उसको आदत पड़े उसको बाहर निकालने की। तो जो भी इस यहाँ व्यूअरशिप कर रहे हैं, जो भी इस चैप्टर को पढ़ने आए हैं, मैं जरूर बोलूंगी कि आप अपने जो इमोशंस हैं उनको अंदर मत रखिए। अगर आपको दुख है, उस दुख को निकालिए। अगर आपको किसी के लिए गुस्सा है, उस गुस्से को निकालिए। अगर आपके लिए किसी के लिए गिल्ट है, आपको अंदर से ऐसा लगता है कि मैंने ये काम ठीक नहीं किया, तो उसको भी अंदर से निकालिए। वो काम था, हो गया, उस परिस्थिति के हिसाब से हो गया, लेकिन आप उसको निकालना सीखिए। अगर आपको किसी के लिए
इतना रिजेंटमेंट है, इतना क्रोध है कि आप उसको फॉरगिव नहीं कर पा रहे, वो निकालिए। जो भी इमोशन जो आप, ये जो लोअर फ्रीक्वेंसी के इमोशन अंदर आप रख के बैठेंगे, वो कहीं ना कहीं किसी बीमारी का रूप लेंगे। वेन वी आर एंग्री एट आवर सेल्फ वी फील गिल्टी। जब हम अपने ऊपर गुस्सा होते हैं तो हमें अपने ऊपर दुख होता है और अपने ऊपर गिल्टी भी आती है। वेन वी फील द नीड फॉर पनिशमेंट, एक्सीडेंट इज मार्वलस वे टू टेकिंग। और फिर जब हमें गिल्टी लगता है अपने ऊपर, तो भी हम एक्सीडेंट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं कि ठीक है, भगवान ने कहा तू अपने लिए गिल्टी है तो तुझे मैं एक्सीडेंट दे देता हूँ, ठीक है। इट सीम्स एज दो एनी एक्सीडेंट इज नॉट आवर फॉल्ट, दैट वी आर helpless victim of quick of fate. An accident allows us to turn to others for sympathy and attention. We get our wounds bathed and attended to. We often get bed rest sometimes for an extended period of time and we get pain. और कई बार हमें ऐसा भी लगता है कि अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा या पड़ जाऊंगी तो लोग आएंगे, मेरी केयर करेंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो वो लोग भी बहुत जल्दी इस एक्सीडेंट को अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनको इस तरह का फीलिंग अंदर से आती है कि मुझे सब लोग पूछेंगे, आपका सब केयर करेंगे, 10 लोग आएंगे मेरे से बातें करेंगे, मैं बहुत लोनली हूँ, तो इस कारण ही आएंगे। तो वो लोग भी इस एक्सीडेंट्स को अट्रैक्ट कर लेते हैं, जो कि बहुत लोनली है और फील करते हैं, या ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई नहीं है बात करने के लिए, तो उनके लाइफ में भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। और एक्सीडेंट के कारण ऐसा होता ही है कि लोग आपको अटेंड करते हैं और आपसे बात करते हैं। When this pain occur in the body gives us a cue to which area of our life we are guilty about. The degree of physical damage let us know how severely we felt we needed to be punished and how long the sentence could be. अब वो बोल रही है कि जब हमें ये होता है, तो ये जो हमारा कोई भी इमोशन अंदर होता है, तो वो इमोशन ही जब तक है तब तक हमें बताता है कि कितने टाइम तक हमें ये पनिशमेंट मिलता रहेगा, हमें ये एक्सीडेंट्स और ये परेशानियां आती रहेंगी। एनोरेक्सिया बुलिमिया इज अ डिनाइंग द सेल्फ लाइफ, एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सेल्फ हेट्रेड। अब ये जो बीमारी है जिसमें हम अपने को बहुत सेल्फ हेट करते हैं किसी भी कारण से, कोई हमारा बचपन में कुछ ऐसा हुआ होता है या बड़े होकर हमारे पास कोई ऐसी घटना घटी होती है जिससे कि हम अपने को सेल्फ हेट करने लगते हैं। फूड इज नरिशमेंट ऑन द मोर बेसिक लेवल। वाई वुड you deny yourself nourishment? Why do you want to die? What is going on in your life that you are awful, that you are so awful that you want to get out completely? कई बार हमें ऐसा होता है कि वो पूछ रही हैं कि ऐसा क्या चीज है जो आपको इतनी परेशान कर रही है कि आप अपनी लाइफ ही लेना चाहते हैं। क्या आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जो कि इतना परेशान कर रहा है आपको? सेल्फ हेटेड इज ओनली हेटिंग अ थॉट यू हैव ओनली अबाउट योरसेल्फ। थॉट कैन बी चेंज। अब ये सिर्फ हमारा थॉट है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे परेशानी है, मेरी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, मेरी लाइफ में मुझे कोई रिलेशन अच्छा नहीं मिला, ना मेरी लाइफ में जॉब अच्छा है। जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है कि आपको किसी ना किसी चीज को परेशानी है लेकर, और उसके कारण आप अपनी लाइफ भी लेने को तैयार हो जाते हो। तो वो बोल रहे हैं सिर्फ एक थॉट ही तो है, ये आपका एक विचार भी तो है, और विचार को हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। इतना विचार आपने अपने ऊपर हावी क्यों किया है? वही मैंने पढ़ाया है आपको कई बार कि हम अपने मन को अपने ऊपर हावी क्यों होने लगते हैं। हमें मन को कंट्रोल करना है, ना कि मन को हमें कंट्रोल करना है। तो हमें यही सीखना है लाइफ में कि हम मन को कंट्रोल करें। हमें वो जो दिमाग है कोई भी चीज की तरफ भागता है, अगर हमें कोई एडिक्शन है, अगर मुझे मान लीजिए सिगरेट स्मोकिंग का एडिक्शन है, तो क्यों सिगरेट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो रही है? मुझे मान लीजिए, चलिए ये तो बड़ी चीज हो गई, किसी मेरे को चाय पीने का एडिक्शन है, तो चाय मेरे लिए इतनी नेसेसिटी क्यों है? क्या मैं उसे रोक नहीं सकती? मेरे को एक थॉट ही तो आ रहा है कि हाँ मुझे हुड़क हो रही है, मुझे चाय पीनी है। तो क्या मेरे में इतनी मेंटल स्टेमिना नहीं है कि मैं अपने माइंड को रोक लूं और मैं उसको बोलूं नहीं मुझे चाय नहीं पीनी है? या मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं लेजीनेस से पड़ी रहूं, तो मैं क्यों इतनी लेजी हो रही हूँ? क्यों मेरा दिमाग मेरे ऊपर हावी कर रहा है, भाई पड़े रहो तुम, मत उठो सुबह जल्दी, मत सो जल्दी। तो ये क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि मैंने अपने माइंड को खुला छोड़ रखा है, मैं अपने माइंड को, माइंड ने मेरे को हावी कर रखा है मेरे ऊपर, और मैं माइंड को नहीं कंट्रोल कर पा रही हूँ। तो ऐसा क्यों? तो वो कह रही है एक थॉट ही तो है, वो उसे कभी भी आप चेंज कर सकते हो। What is so terrible about you? Were you related in critical family? Did you have critical teacher? अब वो बोल रही है कि क्यों आपके ऊपर ये थॉट हावी हुआ है कि आप गुड फॉर नथिंग है, आप में कोई काबिलियत नहीं है। क्या आपके पेरेंट्स ने कहा? आपके पेरेंट्स ऐसे थे जो क्रिटिकल थे? आपके हो सकता है ग्रैंड पेरेंट्स हो, या आपके और एक्सटेंडेड फैमिली क्रिटिकल थी आपके लिए, या हो सकता है आपके टीचर्स थे, या आपको ऐसी कोई रिलीजन में आपको बताया गया कि आप अच्छे नहीं हो, या आपने ऐसा काम कर दिया तो आप गलत ठहराए जाओगे। सो ऑफन वी ट्राई टू फाइंड रीजन दैट मेक सेंस टू अस एंड व्हाई वी आर नॉट लव्ड एंड एक्सेप्टेड जस्ट बी एज वी आर। और फिर वो बोलते हैं कि
कई बार जब हमें ऐसी फीलिंग आने लगती है कि नहीं, हाँ इसके कारण था, उसके कारण था, ऐसा कारण था, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता, तो आपने ये एक जरिया बना लिया कि अपने को सेल्फ हेट्रेट करने का, बिकॉज ऑफ द फैशन इंडस्ट्री ऑब्सेशन विद स्लेंडरनेस। अभी क्या हुआ है कि अभी हम लोगों के आपने देखा होगा, ये जो फैशन इंडस्ट्री है, जो बॉलीवुड है, उसकी तरफ से ये जीरो फिगर का बहुत आया है कि जो फीमेल्स हैं और मेल्स हैं वो बहुत अपनी बॉडी को कि पतला रहना है, पतला रहना है। एक एक समय पे सारे लोग मोटे होते थे, आपने अपनी मम्मियों को देखा होगा कि सब मोटे होते थे, उनमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन आजकल ये है कि नहीं भाई, स्लिम होना है, पता नहीं कौन कौन से पाउडर पीते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं उसके लिए, और वो फिट होने के लिए अपनी बॉडी को हार्म कर लेते हैं, तो अपना नॉर्मल फूड नहीं खा रहे हैं। तो उससे भी कई बार ऐसा लगता है कि किसी को देखा कि मैं मोटा हो गया हूँ, तो मैंने देखा अपने को, पास वाले को देखा, अपने पीयर्स को देखा, रही ये तो सब इतने मेंटेन्ड है, तो मुझे ऐसा लगने लगता है अरे मैं तो गुड नहीं हूँ, मैं तो कुछ, आई एम गुड फॉर नथिंग, मैं बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। इस तरह से हमें फीलिंग आने लगती है, मैं इतना मोटा क्यों हूँ, ये देखो ये इतना अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है, मेरे पास मेरे कपड़े भी फिट नहीं हो रहे, मेरे कपड़े भी छोटे होते जा रहे हैं। तो ये सब हमने क्या करा है, सिर्फ अपने दिमाग में उपज की है ये थॉट की, जो कि और लोगों को देखकर, अपने को नहीं देखा हमने, दूसरों को देखकर ये थॉट आया। ऑन वन लेवल दे आर सेइंग इफ आई वर ओनली थिन इनफ देन दे वुड लव मी, बट इट डजंट वर्क। और वो बोलते हैं कि मुझे, और फिर उन लोगों को ऐसा लगने लगता है कि अगर मैं पतली होंगी या पतला होऊंगा तो मुझे लोग लाइक करेंगे या मुझे समाज वैल्यू देगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। नथिंग वर्क्स फ्रॉम आउटसाइड, सेल्फ अप्रूवल एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस आर द की। वो बोल रहे हैं कि कोई आप परवाह ही मत करिए कि समाज क्या कहेगा या सोसाइटी क्या कहेगी, फ्रेंड्स क्या कहेंगे। आप जिसमें खुशी पाना चाहते हो उसमें खुशी पाइए, अपने को अप्रूव करिए कि मैं जैसी हूँ या जैसा हूँ बिल्कुल ठीक हूँ, अपने को एक्सेप्ट करना सीखिए। अगर आप, क्योंकि आप दुनिया के लिए पतले भी हो जाओगे तो फिर आप में कुछ और कमी देखेंगे, फिर आप में कुछ और लगने लगेगा कि हाँ चलो ये पतला तो हो गया पर अब ये सक्सेसफुल नहीं है, इसके पास पैसा नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको कमियां तो दिखाई देती रहेंगी जो सोसाइटी बोलती रहेगी आपके बारे में। इसलिए उन पर ध्यान मत दीजिए, अपने को एक्सेप्ट करिए। तो उन्होंने ये तरीका बताया कि आप ये गिल्ट में मत जाइए, ये जो बीमारी है एनरोक्सिया वाली, वो अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए कि आप किसी भी चीज के लिए अच्छे नहीं हैं। हर इंसान में अपनी अपना एक गुण होता है, वो आप पहचानिए, अपने आप को देखिए, हर इंसान यूनिक है, और हर इंसान की अपने अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में सबकी इंपॉर्टेंस है। तो आप ये मत सोचिए कि आप कहीं इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं। आर्थराइटिस इज अ डिजीज दैट कम्स फ्रॉम अ कांस्टेंट पैटर्न ऑफ क्रिटिसिज्म। अब जिनको आर्थराइटिस होती है, आर्थराइटिस मतलब बोन्स में दर्द होने लगता है, तो वो क्यों होती है, जब आप या तो खुद क्रिटिसाइज करते हो किसी और को या आपको क्रिटिसिज्म मिला होता है, तभी आर्थराइटिस निकल के आती है, आपके बोन्स में दर्द होने लगता है। आर्थराइटिस पीपल ऑफन, या तो आर्थराइटिस जिनको होता है वो, वो लोग उनको क्रिटिसाइज करने लगते हैं या वो लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। दे आर कर्स्ड विद परफेक्शनिज्म, द नीड टू बी परफेक्ट एट ऑल द टाइम इन एवरी सिचुएशन। और उनको जो आर्थराइटिस जिनको होता है लोगों को, उनको खासकर ये देखा गया है कि वो लोग ज्यादा परफेक्ट चीजों को, जैसे कि हर चीज सुव्यवस्थित जगह पे रखी हो, हर चीज एक सी रखी हो, टाइम पे जाना, टाइम पे आना, परफेक्ट, अपने को चाहते हैं कि वो परफेक्ट रहे। उसके कारण उनके क्या होता है, शरीर में दर्द होने लगता है। डू यू नो ऑफ एनी वन ऑन द प्लानट हु इज परफेक्ट? अब वो बोल रही है कि आपको पता है कि कोई भी ऐसा है इस प्लैनेट पे जो परफेक्ट है? हर किसी में अपनी अच्छाई भी और किसी न किसी में कुछ ना कुछ कमी भी है। कोई ऐसा सुपर पर्सन नहीं है जो कि पूरा तरह से परफेक्ट है। तो आप क्यों परफेक्ट होना चाहते हैं? इसलिए आप सोचिए, इतना परफेक्शनिज्म से क्या मिल रहा है? आपको बीमारी मिल रही है, अगर आप परफेक्ट हो रहे हैं तो आपको आर्थराइटिस की बीमारी हो रही है। इसलिए सोचिए, इतना परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। इट्स सच अ स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन ऑफ नॉट बीइंग गुड इनफ एंड सच अ हैवी बर्डन टू कैरी। और आप जब सोचते हैं कि मैं परफेक्शन से ही सब काम करूंगा, मैं कैसे होगा, तो ये सब कुछ की जरूरत नहीं है। अब एस्थमा, जो कि सांस लेने में परेशानी होती है, बीमारी होती है, एस्थमा वी कॉल स्मोदर लव। देयर इज अ फीलिंग दैट यू डू नॉट हैव द राइट टू ब्रीथ फॉर योर सेल्फ। अब वो बोल रहे हैं कि जब आपको ऐसा लगता है कि जो सांस मैं ले रहा हूँ वो सांस मुझे नहीं लेनी चाहिए, तो तब ये क्या होता है, एस्थमा होता है। और ज्यादातर आपने देखा होगा कि ये छोटे बच्चों में बहुत होता है, क्योंकि आप उनके ऊपर बहुत चीजें लागू करते हैं, तो वो बच्चे ना क्या ब्रीद नहीं कर पाते, इसलिए उनको एस्थमा होने लगता है। उनको लगता है ये हर कोई मेरे ऊपर अपने अपने पापा आए, पापा ने कुछ बोला, मदर आई, मम्मी ने कुछ बोला, दादी ने कुछ बोला, दादाजी ने कुछ बोला, वो बच्चा इतना कंफ्यूज हो जाता है तो उसको एस्थमा आने लगता है। तो इसलिए बचपन में बहुत होता है। दे टेक ऑन गिल्ट फीलिंग फॉर whatever सीम्स रॉन्ग इन द एनवायरमेंट। और फिर उनको ऐसा लगता है कि ये भी सब लोग मुझसे कुछ 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 काम के लिए बोल रहे हैं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसको गिल्ट आने लगती है, उस बच्चे को लगने लगता है कि मैं अनवर्दी हूँ, मुझे अपने अपने आप को पनिश करना चाहिए, और वो एस्थमा में निकल के आता है।
और फिर जब धीरे धीरे वो बच्चा बड़ा हो जाता है ना, फिर उसको समझ में आने लगता है कि नहीं ये ऐसा नहीं है, तो उनका जो अस्थमा है वो काफी हद तक सही होने लगता है। और जब तक वो बड़े होते हैं वो धीरे धीरे उस अस्थमा से विजय पा लेते हैं। ज्यादातर बच्चों में अस्थमा पाया गया है। तो ऑफन टाइम लेटर इन लाइफ एन एक्सपीरियंस विल हैपन दैट पुशेस एन ओल्ड बटन विद इन। और फिर जब बड़े होते हैं तो फिर वो हटा देते हैं वो अपना जो बिलीफ है कि भाई मेरे पर सब प्रेशराइज कर रहे हैं, और फिर वो अस्थमा भी चला जाता है। Boils and burns, cut, fever, sores, itches and inflammation are indication of anger expression in the body। अब वो बोलते हैं किसी को कोई छोटा फुंसी हो गई है, फोड़ा हो गया है, या कहीं कट लग गया अचानक से, कोई जल गया अचानक से, या फीवर आ गया, या ये सब कहीं इन्फ्लेमेशन हो रहा है कहीं बॉडी में, तो वो क्या दिखाता है कि हमें कहीं ना कहीं गुस्सा है, हम गुस्सा ज्यादा होते हैं तभी आता है एंगर विल फाइंड। और जब हमारा गुस्सा बाहर नहीं निकल पा रहा है तो वो कभी हमें कट लग जाएगा चलते चलते, कभी हम किसी चीज को छू लेंगे। ऐसा मैंने देखा है कि मोस्टली सब लोगों को होता है कि किचन में काम कर रहे हो तो कहीं जल गए, जरा सा छुरी से काम किया, चाकू से काम किया तो कट कट लग गया। तो ये सब का होता है जब हमारा फ्रस्ट्रेशन एंगर होता है वो कहीं निकल नहीं पा रहा तो कट लग जाता है। तो आप जब भी आपको कट लगे या जले तो आप ध्यान करिए, या आपको कभी फीवर आए तो कहीं मेरे साथ मेरा कोई गुस्सा है जो अंदर अंदर कहीं दबा हुआ है। एंगर विल फाइंड इट्स वे टू एक्सप्रेस। और एंगर जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं इस तरह से निकल जाता है। नो मैटर हाउ मच वी ट्राई टू सप्रेस इट, स्टीम दैट इज बिल्ड अप मस्ट बी रिलीज। और जो भी हम कितना भी चाहे ना कि नहीं मैं गुस्सा नहीं हूँ, मेरा गुस्सा नहीं है, लेकिन ये सब चीजें अगर आपके साथ हो रही है तो यानी कि कहीं ना कहीं अंदर आप गुस्से में है। We fear our anger, least we destroy our word, yet anger can be released simply saying I am angry about this। इसलिए अगर आपको जब भी गुस्सा है तो आप ये मत बोलिए मैं गुस्सा, इस तरह की चीज हो रही है आपको दिख रहा है तो आप ये मत दिमाग में लाइए मैं गुस्सा नहीं हूँ, बोलिए ना मैं गुस्सा हूँ, उसमें क्या बात है। हर चीज को एक्सप्रेस करना सीखिए। जब भी आपको किसी फ्रेंड से, फैमिली से, या अपने बच्चों से या पेरेंट्स से, किसी से भी गुस्सा है आप बोलना सीखिए, अंदर लेना मत सीखिए। जब तक आप बोलेंगे नहीं वो चीज कहीं ना कहीं कल्मिनेट होगी और वो आपकी बॉडी में हार्म करेगी। ट्रू वी कांट ऑलवेज से दिस टू आवर बॉसेस। अब आप बोलोगे कि आपने तो बोला कि ये बोल दीजिए, तो मैं अपने बॉस से जाके कैसे बोलूं मैं आपसे गुस्सा हूं, ये तो मैं बोल नहीं सकता। वी कैन हाउ एवर बीट द बेड ऑफ स्क्रीम इन द कार। तो आपको उन्होंने मेथड बताया था, वो बोल रहे थे कि अगर आपको बॉस के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है या ऐसे इंसान के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है जिससे आप बोल नहीं सकते हो, तो कार के शीशे चढ़ाइए और जोर से चीखिए, या ऐसे कोई कमरा लीजिए जिसमें आपकी आवाज बाहर नहीं जाए, जोर जोर से चीखिए। या फिर कोई हिट बैग लीजिए जिससे पंचिंग बैग होता है, उस पर बहुत जोर से अपना गुस्सा निकालिए, लेकिन ये गुस्सा निकालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो बहुत बहुत तरह से वो गुस्सा कहीं ना कहीं से फूटेगा आपकी बॉडी में से। अभी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो लोग जाते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है कि लोग जो अपने लोग बस स्पिरिचुअलिटी को रिलीजन से भी लेने लगते हैं कि ये पर्सन रिलीजियस है वो स्पिरिचुअल होता है। स्पिरिचुअल पर्सन होता है जो कि हर चीज सही तरीके से कर रहा है, अपनी लाइफ को अच्छी तरह से ले रहा है, उसमें एक अदब है, उसमें एक कायदा है, वो अपनी प्रिंसिपल से चल रहा है, वो सुबह नहाता है, एक टाइम पर सोता है, अच्छी योगा करता है, मेडिटेशन करता है, अपनी लाइफ को अच्छे थॉट्स में लाता है, उसके पॉजिटिव थॉट्स होते हैं, वो किसी के लिए गलत नहीं सोचता, तो ये स्पिरिचुअल पर्सन होता है। अब वो बोलते हैं कि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि जो स्पिरिचुअलिटी में है वो गुस्सा नहीं दिखा सकता, पर ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल पर्सन भी ह्यूमन बीइंग है, तो उसको भी कभी कभी गुस्सा आएगा, लेकिन वो गुस्से को अटैच नहीं होगा गुस्से से। स्पिरिचुअल पर्सन और एक नॉर्मल इंसान में यही डिफरेंस है कि वो उस गुस्से को लंबा नहीं लेके चलेगा, खींचेगा नहीं रबर बैंड की तरह से, और वो उसको जल्दी से रिजॉल्व करने की कोशिश करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ह्यूमन बीइंग है स्पिरिचुअल इंसान भी, कि उसे गुस्सा नहीं आएगा। कैंसर इज अ डिजीज। अब वो कैंसर के बता रहे हैं कि कैंसर इज अ डीप डिजीज कॉज बाय डीप रिजेंटमेंट। जब हमें किसी बात को लेकर बहुत अंदर से गुस्सा है, कोई रिजेंटमेंट है या क्रोध है, तब हमें क्या होता है, कैंसर उसमें कल्मिनेट होता है, और वो हम बहुत टाइम तक अपने अंदर लिए चले जा रहे हैं, सालों तक अंदर लिए चले जा रहे हैं। कैंसर एक दिन में नहीं होता, वो सालों का, मतलब आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं एक सेल जो सालों उसमें डेवलप करने में लग जाता है, एक एक सेल में हो जाता है, और सेल से मल्टीप्लाई करके वो आपकी पूरी बॉडी को कवर करता है। काफी टाइम लगता है उसमें, और वो आपकी बॉडी को धीरे धीरे खाता जाता है जब आपके अंदर बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट होता है। कभी कभी आपकी चाइल्डहुड में ऐसा कुछ होता है जो कि आपको अंदर ही अंदर खाता रहता है कि ऐसा मेरे साथ क्या हुआ। जैसे लुइस हिक के साथ बचपन में 2-3 बार रेप हुआ था, तो उनको अंदर अंदर वो चीज खा रही थी, इसलिए उनका वो कैंसर के रूप में, सर्वाइकल कैंसर के रूप में आया। दिस एक्सपीरियंस इज नेवर फॉरगेटन एंड इज द इंडिविजुअल लाइफ विद अ सेंस ऑफ सेल्फ पिटी, फाइंडिंग इट हार्ड टू डेवलप एंड मेंटेन लॉन्ग टर्म मीनिंगफुल रिलेशनशिप। अब वो बोलते हैं कि वो बचपन से ऐसा होता है या कभी कभी बड़े होकर भी होता है,
तो वो धीरे 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 ग्रो कर रहा होता है आपके अंदर, की वो गुस्सा, वो परेशानी, वो दुख, है ना, वो अंदर ही अंदर आपको खा रहा होता है। जब वो खाता है तो वो कैंसर के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ दैट बिलीफ दिस लाइफ सीम्स टू बी सीरियस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और आपके अंदर वो दुख है, वो परेशानी है, अपनी लाइफ को नहीं आप एक्सेप्ट कर पा रहे हो, होपलेसनेस है, आपको हेल्पलेसनेस लग रही है कि भाई मेरी लाइफ ये क्या हो रही है। आप दूसरों को ब्लेम करते रहते हो कि इसके कारण हुआ, अंदर ही अंदर सोच रहे हो, दूसरों को बाहर नहीं बता रहे हो। तो वो क्या होता है, कैंसर के रूप में कल्मिनेट हो जाता है। टू मी लर्निंग टू लव एंड एक्सेप्ट द सेल्फ इज द की ऑफ हीलिंग कैंसर। और वो कहते हैं जब आप अपने को एक्सेप्ट करेंगे, अपने आप को ये सोचेंगे कि मैं जैसा हूँ वैसा सही हूँ, ठीक है, मेरी लाइफ में ऐसा हुआ या वैसा हुआ, मुझे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिला, मुझे अच्छे बच्चे नहीं मिले, पेरेंट्स नहीं मिले, कोई भी नहीं मिला, तो आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं। आप अपने को देखिए, अपने को अपने से खुश होइए, अपनी लाइफ में अच्छा सोचिए, आप में सब चीज अच्छी होने लगेगी। ओवरवेट रिप्रेजेंट, अब ओवरवेट पर बता रहे हैं कि कैसे हमारा जो शरीर का वजन है वो कैसे बढ़ जाता है। वो क्या होता है, जब हमें प्रोटेक्शन चाहिए। नीड रिप्रेजेंट अ नीड फॉर प्रोटेक्शन, वी नीड प्रोटेक्शन फ्रॉम हर्ट, स्लाइट्स, criticism, abuse, sexuality, sexual advances, from a fear of life in general and also especially take your choice। अब वो बोल रहे हैं कि जब हम ओवरवेट क्यों होते हैं, जब हमें किसी क्रिटिसिज्म से बचना होता है, किसी दर्द से बचना होता है, कोई हर्ट से बचना होता है, कोई सेक्सुअल अब्यूज से बचना होता है, कोई कोई हमारे ऊपर सेक्सुअल एडवांस कर रहा होता है, उससे बचना होता है कि भाई मैं मोटा हो जाता हूँ तो ये सब चीजें मेरे ऊपर नहीं होंगी। तो हम कहीं से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं अपने आप को, तो हम मोटे हो जाते हैं। कभी कभी किसी के गुस्से से बचना होता है तो भी हम मोटे होने लगते हैं। I am not a heavy person, yet I have learned over the years that I am feeling insecure and not at ease. I will put on few pounds when the threat is gone, the excess weight also always up। और मेरे दिमाग में मेरा सबकॉन्शियस माइंड कह रहा होता है कि मैं भाई मोटा हो जाता हूँ, और जब ये थ्रेट मेरे ऊपर से चला जाएगा, ये परेशानी, तो मैं अपने आप पतला हो जाऊंगा। फाइटिंग फैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी। कई बार मैंने देखा है कि जो वेट प्रॉब्लम होती है, जिनको लैक ऑफ लव होता है लाइफ में, उनको भी वेट प्रॉब्लम होने लगती है। उनको लगता है ठीक है, मेरा कैसी भी मैं दिख रही हूँ, कैसा भी है तो ठीक है, तो उन लोगों को भी वेट इश्यूज हो जाते हैं। फाइटिंग फैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, डाइट डोंट वर्क। The minute you stop, the weight goes up. Loving and approving of yourself, trusting in the process of life, and feeling safe because you know the power is in your mind, make up the best diet I know of। अब वो बोलते हैं कि कई लोग जो ओवरवेट होते हैं वो यही बोलते हैं, अरे मेरे लिए डाइट काम नहीं करती है, ये बेकार का है, मैंने जितनी बार डाइट करने की कोशिश की मैं नहीं सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि ये सब बातें हैं, आप अपने माइंड को कंट्रोल में ही नहीं ले पा रहे हैं, आप अपने माइंड को ये समझा ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ इनसिक्योरिटी है जिसके कारण आप अपने वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ये ब्लेम मत करिए कि ये डाइट बेकार है या मैं नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस माइंड को कंट्रोल में लेना नहीं आ रहा है। गो ऑन अ डाइट फ्रॉम नेगेटिव थॉट्स एंड योर वेट विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। और वो बोल रहे हैं ये नेगेटिव थॉट्स हटाइए, देखिए आपका वेट कितनी जल्दी घटेगा। Too many parents stuff food in the baby's mouth no matter what the problem is. These baby grow up, stand in front of an open refrigerator saying, I don't know what I want, whatever there is a, whenever there is a problem। और कई पेरेंट ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चों के बस खिलाते रहते हैं, खाओ 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 खाओ, तो उन बच्चों को भी समझ में नहीं आता कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, क्या खाना चाहते हैं और कहाँ प्रॉब्लम। पेन ऑफ एनी सॉर्ट टू मी इज एन एडिक्शन इंडिकेशन ऑफ गिल्ट। और अगर आपके बॉडी में कहीं भी पेन हो रहा है, कभी लगता है कि हाथ में दर्द हो रहा है, कहीं पैर में दर्द हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको गिल्ट है किसी चीज को लेकर। गिल्ट ऑलवेज सीक्स पनिशमेंट एंड पनिशमेंट क्रिएट्स पेन। और गिल्ट जब होता है, हम किसी चीज को लेकर शर्मसार होते हैं तो हमें लगता है कि हमें पनिशमेंट मिलना चाहिए। तो पनिशमेंट आपको कैसे मिलता है, पेन के रूप में, आपके बॉडी में कहीं ना कहीं दर्द होने लगेगा। जो क्रॉनिक पेन होता है तो आपको कहीं ना कहीं, जो रोज दर्द हो रहा है विदाउट एनी रीजन हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं क्रॉनिक गिल्ट है, कहीं ना किसी चीज का गिल्ट है। ऑफन सो डीपली बरिड दैट वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ इट एनी मोर। और इतना अंदर बरिड है कि आपको समझ में ही नहीं आता ये दर्द क्यों है। वो आप शायद बात को भी भूल चुके हो, लेकिन वो सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं आपके है, और वो बार बार पेन के रूप में आ रहा है। गिल्ट इज टोटली यूजलेस इमोशन, इट नेवर मेक्स एनीवन फील बेटर नॉट डज चेंज द सिचुएशन। इसलिए आपको अगर किसी भी चीज की गिल्ट है तो उसे हटाइए। क्योंकि क्या होता है ना, किसी चीज को लेकर आपने कुछ गलत कर भी दिया, कुछ हो भी गया लाइफ में, वो बीत गई, कहते हैं ना, वो बात गई, वो रात गई, वो बात गई, तो अब वो चली गई है। उसको आप ले लेकर ओवर एंड ओवर 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 क्यों सोचे जा रहे हैं, वो खत्म हो चुकी है, उसको हटाइए, उसके लिए माफी मांगिए,
उसके लिए ग्रेटिट्यूड बोलिए कि ठीक है मेरी लाइफ में आया तो कुछ ना कुछ मुझे सिखा के गया, मुझे सिखा के गया कि अब मुझे ऐसा काम आगे नहीं करना है। तो उस गिल्ट को निकालिए, जब ये निकालेंगे तो बहुत सारी चीजें, ये पेन जो दर्द है वो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। स्ट्रोक्स आर ब्लड क्लॉट्स। अब जिनको ब्लड स्ट्रोक मतलब हार्ट स्ट्रोक होता है, आपने देखा होगा दिल का दौरा पड़ता है, वो क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, वहां पर कंजेशन हो जाता है, आपके ब्लड में सप्लाई होता है जो ब्लड इन द एरिया। स्ट्रोक हमारे ब्रेन स्ट्रोक भी होता है, जो कभी कभी ब्लड में उसमें ब्रेन में कहीं क्लॉट आ जाता है तो हमारी ब्लड की सप्लाई बंद हो जाती है। तो वो क्यों होता है? वो कह रहे हैं कि जो हमारा ब्रेन ऑफ द बॉडी, ब्रेन इज द कंप्यूटर ऑफ अ बॉडी। ब्रेन क्या है? कंप्यूटर है हमारी बॉडी का। जो ब्लड है वो क्या है? खुशी है। ब्लड क्या है? खुशी है। द वेन्स एंड आर्टरीज आर द चैनल ऑफ जॉय। और जो हमारी वेन्स और आर्टरी है वो क्या कर रही है? ब्लड को इधर से उधर ले जा रही है। तो वो क्या कर रही है? चैनल बन रही है उस खुशी को पहुंचाने का इधर से उधर। एवरीथिंग वर्क्स अंडर द लॉ एंड द एक्शन ऑफ लव। देयर इज अ लव इन एवरी बिट ऑफ इंटेलिजेंस इन द यूनिवर्स। इट इज इम्पॉसिबल टू वर्क एंड फंक्शन वेल विदाउट लव एंड जॉय बीइंग एक्सपीरियंस। अब वो कह रहे हैं कि सब जगह प्यार है, इस ब्रह्मांड में प्यार है। हायर इंटेलिजेंस ने हमें प्यार देकर भेजा था, बोला था प्यार बांटना, प्यार महसूस करना, लेकिन हम वो प्यार भूल गए। वो प्यार भूल गए और यहाँ पर आकर इस दुनिया के प्रपंच में फंस गए और जगह जगह से सिर्फ हमें दुख हम ढूंढने लगे लाइफ में। दुख होता नहीं है, हम खोद खोद के दुख अपनी लाइफ में लाते हैं कि इस बात से दुख है मुझे, उस बात से दुख है। आप उसी जगह उल्टा करिए, उस जगह से खुशियां ढूंढिए, आपको खुशियां दिखाई। जिस चीज पर आप फोकस डालते हैं, जैसे मैं आपको बोलूं कि आंख बंद करिए और रेड कलर आपको सब जगह देखना है, अब आप आंख खोलिए तो आपको हर जगह अब रेड कलर दिखाई देने लगा होगा मेरे ख्याल से। तो आप जहां जहां देखोगे, जो चीज मैंने बोली है वो देखते हो। तो आप अगर खुशी ढूंढोगे तो खुशी दिखाई देगी, अगर आप दुख ढूंढोगे तो दुख दिखाई देगा। तो ये हमारे ऊपर है कि हम क्या देख रहे हैं। तो नेगेटिव थिंकिंग क्लॉग्स अप आवर ब्रेन एंड देयर इज नो रूम फॉर लव एंड जॉय। और नेगेटिव जो थिंकिंग है वो हमारे जो ब्रेन को ब्रेन में फॉग कर देती है और हमें नहीं दिखने देती कि कहाँ खुशी है, कहाँ प्यार है। और हम भूल जाते हैं। लाफ्टर कैन नॉट फ्लो इफ इट इज नॉट अलाउड टू बी फ्री एंड फूलिश। तो खुशी कब आती है? कब हम हंसते हैं? आपने देखा है कोई हम स्टैंड अप कॉमेडी देखते हैं या कोई भी हम ऐसा कॉमेडी शो देखते हैं जहाँ पे हमें हंसी आती है, तो कहाँ आती है? जहाँ पे हम फूलिशली हंस रहे हैं, फालतू के जोक्स पर हंसते हैं, फ्री है बिल्कुल, ऐसा लगता है कि बस हंसते रहो। तो खुशी कहीं भी ढूंढ सकते हो आप। आपको नहीं दुख हो रहा है तो आप कोई ऐसा चैनल देखिए या ऐसे लोगों के साथ बैठिए जो आपको खुशी देते हैं। कहीं ना कहीं से आप खुशी ढूंढिए। लाइफ इज नॉट ग्रिम अनलेस वी मेक इट सो। लाइफ ऐसी नहीं है जैसी हमने ऐसी सीरियस और ऐसी बना रखी है कि भाई मैं तो सीरियस हूँ, लाइफ बहुत सीरियस है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर का खर्चा चलाना है, मुझे फिर जाना है। आपने ऐसा क्यों बना रखा है? आप अपने लिए आधा घंटा निकालिए, खुश होइए, बैठिए, खिलखिलाइए, हंसिए, लोगों के संग जॉय बांटिए। तो जितना आप बांटेंगे उतना खुश होंगे। तो ये सब आप, ये जो हैबिट्स हैं इनको डेवलप करिए। we can find total disaster in the smallest upset and we can find smallest some joy in the greatest। और वो कहते हैं कि आप किसी भी बड़ी खुशी में भी ना छोटा सा कुछ ऐसा निकाल लीजिए कि इस बात से मैं दुखी हूँ। या और कोई बहुत बड़ी किसी की लाइफ में ट्रेजेडी भी होती है, वो छोटा सा कोई ऐसा क्षण निकाल लेता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। तो ये हमारा सिर्फ पर्सपेक्टिव है, हमारा सिर्फ दिमाग की सोच है। तो इसलिए छोटी छोटी बड़ी बड़ी कहते हैं ना, दुख में भी खुशियां ढूंढिए और खुशी में भी अगर आप दुख ढूंढेंगे तो आपका फिर कुछ नहीं हो सकता। आप हर चीज में दुख ही ढूंढते रह जाएंगे। इसलिए ये तो हमारा आंख का, हमारे दिमाग का खेल है कि हम ढूंढते क्या है। जो ढूंढेंगे वही मिलेगा, जो नहीं ढूंढेंगे वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए दुख को ढूंढना बंद कर दीजिए। समटाइम्स वी ट्राई टू फोर्स आवर लाइफ टू गो इन सर्टेन वे व्हेन इट इज नॉट फॉर द हाईएस्ट गुड। समटाइम्स वी क्रिएट स्ट्रोक्स टू फोर्स अस टू गो इन टोटली डिफरेंट डायरेक्शन टू रीवैल्यूएट आवर लाइफस्टाइल। तो हम, जो हमें स्ट्रोक्स भी आते हैं ना, वो क्यों आते हैं? क्योंकि हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं खुशी, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। और वो जब स्ट्रोक आता है उसके बाद फिर हमें समझ में आता है कि अब हमें लाइफ में खुश रहना है, हमें अपनी लाइफ में अब चेकअप्स कराने हैं, हमारी लाइफ में अब लाइफस्टाइल को चेंज करना है, एक्सरसाइज करनी है, वॉक करनी है, मेडिटेशन करनी है। वो हमें बाद में समझ में आता है। तो वो ये एक तरीका होता है भगवान का, हायर इंटेलिजेंस का, बताने का कि भाई अब तो सुधर जाओ। अब स्टिफनेस जो आती है बॉडी में, कहीं आपके मसल स्टिफ हो रहे होते हैं, पैर स्टिफ हो गया, बॉडी स्टिफ हो गई, वो क्यों होती है? क्योंकि हमारे माइंड में स्टिफनेस होती है, कहीं ना कहीं हम झुक नहीं पा रहे, इसलिए बॉडी में स्टिफनेस आ रही होती है। फियर मेक्स अस क्लिंग टू ओल्ड वेज एंड वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू बी फ्लेक्सिबल। और हम कोई ओल्ड बिलीफ है, ओल्ड हमारा पैटर्न है, उस पर हम टंगे रहते हैं। हम फ्लेक्सिबल नहीं है, हम लचीले नहीं है, इसलिए हमारे स्टिफनेस आती है बॉडी में। इफ वी बिलीव देयर इज ओनली वन वे टू डू समथिंग वी ऑफन, अब वो बोल रहे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं यही तरीका है, मेरा जो तरीका है वो ही सही है, तो
वो गलत है। वो उन्होंने पहले भी एग्जाम्पल में बताया कि एक बर्तन धोने के भी 250 तरीके हैं। तो इसलिए कोई भी काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। मेरा तरीका अलग होगा, आपका तरीका अलग होगा, एक्स का अलग होगा, वाई का अलग होगा, जेड का अलग होगा। तो सबका तरीका अलग है और सबका तरीका अच्छा है। अभी कई लोग होते हैं जो कि दूसरों को जज करते हैं कि भाई ये ऐसा कर रही है, वो वैसा कर रहा है। तो सबका अपना अपना लाइफ का तरीका है, अपना अपना जीवन का तरीका है। तो किसी का सही या गलत नहीं है, या मेरा ही सही है या उसका सही है, ऐसा भी नहीं है। सबका अपनी अपनी तरीके से सही है। इसलिए आप ये सब चीजें सोचिए ही मत। इसलिए ये मत दिमाग में लगाइए कि इसका एक ही तरीका है। इतना थोड़ा स्टिफ मत होइए, फ्लेक्सिबल होइए लाइफ में। नोटिस वेयर द बॉडी इज स्टिफ। अब तुम आप देखिए कि आपके अगर बॉडी में स्टिफनेस है तो आपके दिमाग में कहाँ पर स्टिफनेस है, किस चीजों को लेकर आप इतने रिजिड बने हुए हो, वो आपको ढूंढना है। सर्जरी हैज इट वेट, इज गुड फॉर ब्रोकन बोन्स एंड एक्सीडेंट्स एंड फॉर कंडीशन बियॉन्ड द एबिलिटीज of a beginner to dissolve. It may be easier under the condition to have an operation and concentrate on the mental healing, work on seeing that the condition is not recreated. अब जो जो सर्जरी है, कोई भी ऑपरेशन हो रहा है आपकी लाइफ में, तो आप देखिए कि वो ऐसी जो कंडीशन आपने पैदा की है वो दोबारा नहीं हो आपकी लाइफ में। मोर एंड मोर ईच डे there are many wonderful people in the medical profession who are truly dedicated of helping humanity. More and more doctors are turning to holistic way of healing, treating the whole person. Yet most doctors do not work with the cause of an illness, they only treat the symptom and effect. अब वो बोल रहे हैं कि अब डॉक्टर्स भी समझ रहे हैं कि अगर किसी को कोई इलनेस है, कोई डिजीज हो गई है, तो उसका पूरी तरह से ट्रीटमेंट करें, उसके मेंटल इश्यूज भी देखें, उसके इमोशंस भी देखें कि कहाँ अटके हुए हैं। लेकिन अभी भी कई डॉक्टर्स हैं जिनको नहीं समझ में आया है, वो सिर्फ बीमारी का सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन दे देते हैं और सिर्फ दवाइयाँ लिख देते हैं। अभी बहुत थोड़ा टाइम है डॉक्टर्स को भी समझने में। दे डू दिस इन वन ऑफ द टू वेज, दे poison or they mutilate. Surgeon cut, and if you go to surgeon, they will usually recommend cutting. However, if the decision for surgery is made, prepare yourself for experience so it will go smoothly as possible, as it will heal rapidly and possible. अब वो बोल रहे हैं सर्जरी जब करना है, करने की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई है, नेसेसिटी है भाई, अब सर्जरी के अलावा कुछ हो नहीं सकता, तो आप उसको भी अच्छी तरह से एक्सेप्ट करिए, खुशी खुशी एक्सेप्ट करिए। आप अच्छी तरह से उसको स्मूथली हो जाए उसके लिए ग्रेटिट्यूड दीजिए, और आपकी फिर स्पीडी रिकवरी भी होगी। Ask the surgeon and the staff to cooperate with you in this, surgeons and the staff in the operation room। और वो बोल रहे हैं कि जब आप अनकॉन्शियस हैं तो आपको कोई आप गाना सुन सकते हैं, आपको बोलिए कि अच्छा सा म्यूजिक, जब आपका ऑपरेशन चल रहा है, आपको एनेस्थीसिया दिया हुआ है, कहते हैं ना, जब हमने बुक्स में ही पढ़ा है कि जब आपका अनकॉन्शियस माइंड भी सुन रहा होता है, अनकॉन्शियस आपको कितना भी एनेस्थीसिया दिया है तब भी वो कुछ ना कुछ उसके दिमाग में जा रहा होता है। तो आप उन डॉक्टर्स को गाइड कर सकते हैं कि हल्का सा कोई गायत्री मंत्र या हनुमान चालीसा या कोई भी म्यूजिक या कुछ भी अच्छा लगता हो आपको सुनने का, वो लगाइए। कुछ चैंटिंग लगा सकते हैं आप। आई हर्ड वन न्यू एज लीडर, शी नीडेड सम इमरजेंसी surgery, and before the operation she had a talk with surgeon and the anesthesiologist. She asked to play a soft music। उसने बोला किसी लेडी ने कि भाई आप उसको भी बोला, एनेस्थीसिया वाले को भी बोला कि आप मेरे लिए एक म्यूजिक लगा दीजिए, जिससे कि आप सर्जरी, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे को भी अच्छा लगेगा। और पॉजिटिव एफर्मेशन उसने कुछ लिख रखे थे, कुछ ऑडियो बनाए थे, उसने वो चलवाए। She had the nurse in the recovery room do the same thing and the operation went easily and her recovery was rapid and comfortable। और उसके कारण उनकी सर्जरी भी बहुत अच्छी हुई और रैपिड और उसकी स्पीड रिकवरी हुई। With my old own client, I also suggest they affirm that every hand that touches me in the hospital is healing hand and expresses only love। अब वो बोल रही है कि मैं भी अपने जो पेशेंट, जो ऐसे लोग हैं जिनकी सर्जरी होने वाली है या फिर जो डॉक्टर मेडिकल ट्रीटमेंट में है, जो हॉस्पिटलाइज है, तो मैं उनसे बोलती हूँ कि जो भी आपको, आप ऐसा अफर्मेशन बोलिए कि जो भी हाथ आपको छूता है उसमें एक हीलिंग टच है, उसमें एक मिरेकुलस टच है, और वो आपको बहुत अच्छी तरह से हील कर रहा है। द ऑपरेशन गोज क्विकली एंड इजिली। और जो ऑपरेशन भी होगा या आप उस हॉस्पिटल में भी रह रहे हो तो वो आपका बहुत अच्छा पीरियड निकलेगा और कंफर्टेबल निकलेगा। और आप ये भी बोल सकते हैं आई एम टोटली कंफर्टेबल एट ऑल द टाइम्स, और आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हैं। आफ्टर द सर्जरी हैव सम सॉफ्ट एंड प्लेजेंट म्यूजिक प्लेइंग एज मच एज पॉसिबल एंड और म्यूजिक बजते रहना चाहिए। जब वो बोलती है कि अगर आप चलवा सकते हैं, अगर आपके डॉक्टर्स मान जाएं तो आप म्यूजिक चलवाइए और ये बोलते रहिए आई एम हीलिंग रैपिडली, कंफर्टेबली एंड परफेक्टली। टेल योरसेल्फ एवरी डे आई फील बेटर एंड बेटर। और मैं हर दिन
बेहतर से बेहतर महसूस कर रहा हूँ और मेरी हीलिंग जल्दी हो रही है, बहुत क्विकली हो रही है। इफ यू can make yourself a tape of series of positive affirmation, take your tape recorder to the hospital। ये मैंने पहले भी आपको बोला है कि एफर्मेशन का अपनी ऑडियो बनाइए, और जो आपके पास ऑडियो बनी रखी है उसको आप हॉस्पिटल में लेकर जाइए, जहां भी आप जा सकते हैं, जहां आपको रिकवरी की जरूरत है वहां पर उसको बजने दीजिए। आप डेली जब भी आप उस रूम में हो, रिकवरी रूम में, वहां भी बजने दीजिए, बार बार ये सुनिए। प्लेस योर हैंड ओवर द पार्ट दैट इज हीलिंग, और जहां भी आपको दर्द है उस जगह अपने हाथ को रखिए और बोलिए उस पार्ट को, आई लव यू एंड आई एम हेल्पिंग यू टू गेट वेल। मान लीजिए मेरे दिल में दर्द है और मेरा यहाँ हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, तो मेरे दिल पर रखकर बोला कि आई लव यू एंड आई एम हेल्पिंग यू टू गेट वेल। और ये अपने जहां भी जिस जगह का आपको दर्द हो रहा है, जिस जगह का आपका ऑपरेशन हुआ है, जिस जगह आपको परेशानी है, उस जगह रख के ये बोलिए। स्वेलिंग ऑफ द बॉडी रिप्रेजेंट क्लॉगिंग एंड स्टैग्नेशन इन द इमोशनल थिंकिंग। अब कहीं भी आपको सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, तो वहां भी क्या हो रहा है कि वहां पर आपके इमोशन कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, इमोशनल है आप किसी चीज को लेकर, और वो इमोशंस रुके हुए हैं, तो आपको क्या होता है, सूजन आ जाती है। वी क्रिएट सिचुएशन दैट वी गेट हर्ट एंड वी क्लिंग टू दोज दीज मेमोरीज। कभी कभी हमें किसी चीज को लेकर दुख हुआ होता है, बहुत दुख हुआ होता है, और वो हम बार बार उस दुख को बार बार रिक्रिएट कर रहे होते हैं, सोच सोच कर कि मुझसे ऐसा क्यों कहा, इसने मुझे इतना टॉर्चर किया लाइफ में, इसके कारण मेरे संग परेशानी थी, मेरी संग ही ऐसा क्यों होता है, ऐसे हम सोचते रहते हैं, बहुत से लोग सोचते हैं। तो वो क्या करता है, कहीं ना कहीं आपको स्वेलिंग दे देता है। कई लोगों को देखा होगा, आपको गुड फॉर नो रीजन स्वेलिंग हो रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है स्वेलिंग क्यों हो रही है, डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर को भी नहीं समझ में आया। तो वो क्यों होती है, जब आप अपने अंदर कहीं ना कोई कोई दुख, कोई दर्द लेकर आप रह रहे हो, और मेमोरी में बार बार आप उसको सोच रहे हो। स्वेलिंग ऑफन रिप्रेजेंट बॉटल्ड अप टीयर्स, जो आपके अंदर छिपे हुए आंसू हैं, जो आप निकाल नहीं पाए, है ना कहीं वो रुक गए हैं, कहीं ना कहीं लोगों को आप ब्लेम कर रहे हो कि इसके कारण हुआ, मुझे ये परेशानी ऐसे हुई। तो वो क्या करती है, आपको कहीं ना कहीं सूजन ले आती है, आपको कहीं ना कहीं स्वेलिंग ले आती है बॉडी बॉडी में। तो आप इसका वो बोल रही है तरीका क्या है कि आप जो भी आपका पास्ट है, जो भी आपकी पास्ट मेमोरी है, जहां से आपको लोगों ने दुख दिया है, उसको निकालिए, उसको फ्लश ऑफ करिए अपने दिमाग से, और उसको बोलिए कि अब आपको वो मेमोरी नहीं चाहिए, है ना। और आपको फ्लो करना चाहिए। ठीक है, कई बार हमें, आपको बहुत दुख भी मिले होंगे, परेशानी भी हुई होगी लाइफ में, लेकिन कभी कभी हमें ये लेट गो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रारब्ध हम लेकर आए हैं, हम अपने पास जन्म के अकाउंट्स लेकर आए हैं, वो हमें मिलना ही मिलना है। तो आप यही कहकर बुलाइए कि ये मेरा पास्ट का इससे कर्मा था, ये अटैच था, ये मेरे साथ होना ही था, इस पर्सन की गलती नहीं है, मैंने इस पर्सन के साथ शायद कभी पास्ट में ऐसा किया या पुराने जन्म में ऐसा किया, तो मेरे साथ हुआ ऐसा। अब मेरा अकाउंट क्लोज है, अब मुझे इसे निकालना है। तो इसलिए आप ये कहकर उसको हटाइए अपने दिमाग में से। अब वो बोलते हैं ट्यूमर्स क्या होते हैं, जो भी आपने सुना ही होगा कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, पेट में ट्यूमर हो गया, कहीं ट्यूमर हो गया। तो वो क्या होता है, दे आर फॉल्स ग्रोथ। एन ऑयस्टर टेक्स अ टाइनी ग्रेन ऑफ सैंड एंड टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ ग्रोज अ हार्ड एंड शाइनी शेल अराउंड इट। वी कॉल इट एज अ पर्ल एंड थिंक इट इज ब्यूटीफुल। अब क्या होता है, वो बोल रहे हैं कि जो ऑयस्टर है वो अपने अंदर एक छोटा सा एक ग्रेन सैंड का रखता है, और उसे ग्रो करता रहता है, और वो एक मोती बन जाता है ना। वी हैव एन ओल्ड हर्ट एंड नर्स इट एंड कीप पुलिंग द स्क्वैब ओवर इट एंड, और जब हम कोई भी, हमारे अंदर कोई ऐसा दुख होता है जिसको हम बार बार दुखी होते हैं सोच सोच के, तो हम क्या कर रहे हैं, उस सैंड के ग्रेन की तरह से वो मोती बन रहा है उसमें, और हमारे अंदर क्या बनता है, वही बार बार सोच कर ट्यूमर बन जाता है। आई कॉल दिस रनिंग द ओल्ड मूवी। वो बोलती है कि मैं उसको बोल रही हूँ कि आप ओल्ड मूवी है जो आप भूल नहीं रहे हैं। कोई आपके साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ, हो सकता है कोई फिजिकल अब्यूज हो सकता है कोई मेंटल अब्यूज हो, तो वो क्या बनता है, वो ट्यूमर बन जाता है, वो ट्यूमर बन जाता है, क्योंकि आप बार बार वही पिक्चर को देख रहे हो अपनी लाइफ में। आई बिलीव द रीजन, और वुमेन के यूट्रस एरिया में बहुत सारे ट्यूमर्स हो जाते हैं, क्योंकि वो इमोशनली बहुत हर्ट हुई होती हैं, क्योंकि वो एक फैमिली से दूसरी फैमिली में जाती हैं, है ना। उनको हमेशा ऐसा माना गया है कि वुमेन को हमेशा उतने राइट्स नहीं मिलते जो मेल्स को मिलते हैं, तो हमेशा वो दबती हैं, परेशान होती हैं, उनकी फेमिनिटी पर जोर आता है, वो दबाया जाता है उनको। तो मेल्स उनको डोमिनेट करते हैं, तो उनको क्या होता है, और वो अंदर दुख पीती रहती हैं, परेशान होती रहती हैं, तो उनको ट्यूमर्स बहुत ज्यादा होते हैं यूट्रस में, जो मेल में ट्यूमर्स कम पाए जाते हैं। जस्ट बिकॉज अ रिलेशनशिप एंड डज नॉट, अब वो बोल रहे हैं कि अगर आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो रहा है या किसी रिलेशनशिप से खुशी नहीं मिल रही है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ ही खत्म हो गई है। उस गिल्ट को, उस हर्ट को निकालिए अपने अंदर से, और ये ट्यूमर्स मत पैदा पैदा होने दीजिए अपने अंदर। इट इज नॉट व्हाट हैपेंस, इट इज हाउ वी रिएक्ट।
We are each responsible for our experience, what belief about yourself do you need to change in order to attract more loving kind of behavior। तो वो बोल रही है कि जो भी चीज हमारी लाइफ में हमारी बॉडी में हो रही है वो हमारे कारण हो रही है, उसकी पहले तो फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि मेरे कारण हुई है, क्योंकि मैं उसको किस तरह से देखती हूँ, मेरा देखने का नजरिया क्या है। अगर एक एक पर्सन को उसी सिचुएशन में दुख होता है, एक पर्सन को नहीं हो रहा है, तो मेरा ही नजरिया है जो मैं दुखी हो रही हूँ। और उस वो क्यों नहीं दुखी हो रहा है उसी सिचुएशन में, क्योंकि ये मेरा तरीका है उस सिचुएशन को रिएक्ट करने का। तो हमेशा मेरा तरीका है तो मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो आप उस जो नजरिया है उसको बदलिए, अपना बिलीव्स बदलिए, अपने को खुश रखिए, बेसिकली इतना खुश रखिए जो भी पास्ट में हुआ उस पास्ट मेमोरी को अपने अंदर से निकालिए और बस खुश रहना सीखिए। जितना खुश रहेंगे आपके अंदर से वो डिजीजेस निकल जाएंगी, आप एक बेहतर इंसान तो बनेंगे, पर आपकी जो बॉडी है वो भी बेहतर बनेगी, डे बाय डे वो बेहतर होगी। आपके फेस से ही कोई निकाल सकता है कि आपके अंदर बॉडी, कई बार कई लोगों का जो ऑरा है, कई लोगों की जो फेस है वो इतना चमकदार होता है, क्योंकि उनके अंदर का जो बॉडी का जो मेंटल स्टेटस है ना वो बाहर निकल के आ रहा होता है। इसलिए आपको लगता है कि कई लोगों में बहुत मैग्नेटिज्म होता है, वो उनको आपको अट्रैक्ट कर रहा है क्योंकि वो उनकी जो पॉजिटिव थिंकिंग बाहर निकल के आ रही है। तो वो अपनी बॉडी, अपने फेस को, अपनी बॉडी को तो ठीक रख ही रहे हैं ऊपर से, है ना, और वो इंटरनली भी सही रख रहे हैं क्योंकि उनका जो थिंकिंग पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तो वो यूएस ही यही कहना चाहती है कि हम हर इंसान को वो आजादी है, वो हमारे पास भी वो चीज है, हमारे पास भी हमारे माइंड का कंट्रोल है, तो क्यों ना हम भी वही चीज करें जो वो कहना चाहती हैं, जो और लोग कर रहे हैं, जो कुछ ही लोग कर पाए हैं, जो इतना हीलिंग अपने आप को कर लेते हैं। तो हमारे अंदर भी वो हीलिंग पावर है, क्यों ना हम भी करें। अब ये इन्होंने एक अफर्मेशन बोली है, इन द इंफिनिटी ऑफ लाइफ वेयर आई एम, ऑल इज परफेक्ट, होल एंड कंप्लीट, I recognize my body as a good friend. Each cell in my body has a divine intelligence. I listen to what it tells me and knows that its advice is valid. I am always safe and divinely protected and guided. I choose to be healthy and free. All is well in my world. All is well in my world. अब वो क्या बोल रही है कि इस इंफिनिटी ऑफ लाइफ में मैं जहां भी हूँ मैं परफेक्ट हूँ, पूरी हूँ, कंप्लीट हूँ। मैं अपने बॉडी को अपना फ्रेंड की तरह से मानती हूँ, एक मित्र की तरह से मानती हूँ, जो मेरी हर सेल में, हर बॉडी के हर सेल में भगवान की दी हुई एक डिवाइन पावर है, जिसको मैं सुनती हूँ और उस पर ट्रस्ट करती हूँ। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे साथ हमेशा रहता है और मैं हमेशा हेल्दी रहना चाहती हूँ और फ्री रहना चाहती हूँ, और हर मेरी इस जीवन में सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो ये था हमारा चैप्टर, और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये समझाया हमारे चैप्टर को। आई होप सबको समझ में आया होगा। थोड़ा ये चैप्टर लंबा था लेकिन बहुत ही बढ़िया चैप्टर था उनका। ये तरीका जो उन्होंने बताया है वो बिल्कुल हटकर है कि हमारे इमोशंस ही हमारे ऑर्गन्स के कैसे हमारे ऑर्गन्स जो है वो बॉडी के कैसे हमारे इमोशंस पर डिपेंडेंट है। अगर हम अपने इमोशंस को ठीक कर लें तो हमारे बॉडी की जो पूरी वर्किंग है वो ठीक हो जाएगी। आई होप सबको समझ में आया। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।